स्टार्ट करना तो बता देना भाई। करिए सर, करो ना। अच्छा ओके। लाइव हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ बोल स्टार्ट। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ आप सभी लोगों के समक्ष। बहुत खुशी का विषय है कि जेई 2024 की जो तैयारी हम कर रहे थे वो सपना पूरा करने का समय हमारा आ गया है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ आरडी सर, जीबी सर दोनों जो है लगे हुए हैं सुबह से। कि जैसे एग्जाम खत्म हुआ कि बच्चों से लगातार बात कर रहे हैं, जितने भी बच्चे की कौन से सवाल आ रहे हैं मैं भी लगातार बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी जगह पे बैठा हूँ, वहां से बच्चे जो हमारे पास सवाल लेके आएंगे तुरंत आपके लिए सोल्यूशन बनाते जाएंगे। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, पर इतनी बात आपको कहना चाहता हूँ कि जितना भी अभी सेशन होने वाला है पूरी टीम आपके जितने भी मेमोरी बेस्ड सवाल आ रहे हैं जो हमारे बच्चे अलग अलग सेंटर्स पे गए उनके बेस पर पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। ये सेशन उन सभी के लिए काम का होने वाला है जो बच्चों ने इस साल एग्जाम दिए हैं या जो बच्चे अगले साल देने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे अगले साल देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि उन्हें पता पड़ेगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं। टीम बहुत ऊर्जावान है, बहुत अच्छे से काम करने वाली है। जिनके नंबर थोड़े कम भी रह जाएं वो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। अगले बार का चांस आपको फिर से मिलने वाला है। बस ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने मान लीजिए 50 सवाल ही अटेम्प्ट करे थे पर और बाकी छोड़ भी दिए थे, तो जो उनको छोड़ने का कारण शायद हो सकता है कि आपने उनको अभी पढ़ा ही नहीं था। कुछ बच्चों को हो सकता है कोर्स सिलेबस खत्म ना हुआ, तो अगर आपने उनको छोड़ दिया है कोई बात नहीं चलेगा, पर जो आते थे वो क्यों गलत करे, उनको उन पे अपने को चर्चा करना बहुत आवश्यक है। जो अपन कहते हैं ना कि अपने खुद की कमी पहचाननी चाहिए। बहुत कोई छोटी सी गलती शायद आप कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके नंबर कटे होंगे, तो ऐसा समझ लीजिए अगला एग्जाम अपना हो सकता है आखिरी पड़ाव हो, ये वाला एग्जाम अपना ट्रायल हो, और इसी बार अगर आप पार कर गए हो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई के पात्र आप सभी लोग होंगे। तो बिना समय खराब करे अपन चलते हैं आरडी सर और जीबी सर के पास, और मैं भी बच्चों से लगातार सवाल मंगा रहा हूं, उन्हें सॉल्व कर करके सॉल्यूशन पूरी टीम के पास भेजता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी फिजिक्स का अध्यापक हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है सवाल सॉल्व करने में। और जेईई मेन का पेपर वैसे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा आता है फिजिक्स का। तो आशा करता हूं कि मैं, आरडी सर और जीबी सर मिलके आपकी आशाओं पर जरूर खरे उतरेंगे। और ये भी आशा करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा गया हो, उनके जीवन के सारे सपने पूरे हों। जो ना सपने उन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए भी देखे हैं वो भी उन्हीं के हाथों से पूरे हों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो ओवर टू आरडी सर एंड जीवी सर। थैंक यू सर। ओके दोबारा। हाँ जी, नमस्कार सभी बच्चों को। ऑलरेडी सर क्या नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग सेंटर पे भी गए थे और वहाँ बहुत सारे बच्चों से मिले। पता चला कि भाई कैसे कैसे पेपर आए। तो जैसे एज यूजुअल जैसे हर साल का पेपर आता है, फिजिक्स थोड़ा सा आसान थी, केमिस्ट्री मतलब इजी टू मॉडरेट थी, और मैथ्स एज यूजुअल लेंदी आई थी। अभी मैं आपके सामने दो बच्चे हैं जो हमारे वी स्टार बैच के हैं और वो सेंटर से बुलाए गए हैं। वो आपके सामने बताएंगे कि भाई कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए, टफ था, इजी था, मीडियम था। क्योंकि सबसे बढ़िया अगर कोई बता सकता है तो वही बच्चा बता सकता है जो जिसने खुद एग्जाम दिया है। क्योंकि हम लोग तो बच्चों से बात करके ही पता चलता है कि भाई क्या है, लेकिन जिस बच्चे ने खुद वो पेपर अटेम्प्ट किया है उसको तो हर एक चीज पता है कि वो कितना क्वेश्चन करके आया है, कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा टफ था, कौन सा मॉडरेट था। तो बच्चों आ जाओ। तब तक मैं इन लोगों के बारे में बता देता हूँ। जैसा आपने बताया कि वी स्टार के हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि सभी अरे आशीर्वाद बेटा, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों बच्चे वी स्टार के हैं और जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि वी स्टार है तो मेहनत करके एक लेवल अप होने के बाद स्टार बैच में जाते हैं बच्चे और वहां जाकर के मेहनत करते हैं। तो वो बच्चे जो अभी आने वाले टाइम में पेपर देंगे और सेकेंड अटेम्प्ट तक पूरे मन से लगे रहेंगे, उन सभी बच्चों के लिए ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि वो अपनी चीज़ों को अभी से करेक्ट कर लें। मान लेते हैं कुछ कमियां रह गई, मान लेते हैं कुछ कमियां रह गई, लेकिन अभी भी 3 महीने हमारे पास में, ठीक है। और ये वो बहुत बेहतरीन समय होगा जिस समय पे आप में से कई लोग अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब तक जैसा हुआ सो हुआ। आज के दिन का पेपर एनालिसिस पे भी बात करूंगा, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये बच्चे ही सबसे बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी तरह से सिर्फ सुनकर के हमारे को अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होता है। ये अकेले वो हैं जिन्होंने तीनों चीजों को देखा है ना। तो मैं इनसे बोलता हूँ सर एक एक सब्जेक्ट को लेके ना। हाँ। तो सबसे पहले बेटा फिजिक्स के बारे में बताओ, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए, कौन सा पेपर आसान था, मतलब कौन सा टॉपिक आसान था, कौन सा टफ था, कौन सा मॉडरेट था, सारा बच्चों को बताइए। फिजिक्स के बारे में बताइए। सर मोस्टली मैकेनिक्स ज़्यादा दिखा था मेरे को पूरे पेपर में। मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा था और हीट के भी क्वेश्चन थे। अच्छा। मेरे को 12th का वेटेज कम लगा था पूरे पेपर में। 12th का भी आप फिजिक्स में? अच्छा 11th का वेटेज 11th का वेटेज मेरे को ज़्यादा लगा था। 11th का ज़्यादा लगा? हाँ, वेव्स कम आई है। अच्छा, वेव्स कम थी तो पूरा। मेरे साथ
मैकेनिक्स के मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन थे आराम से, जो भी बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन थे। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का थे 2-3 क्वेश्चन, Optics के 2-3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के थे। मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जैसे थोड़ा गरीब बच्चों के लिए भी अगर बात कर ली जाए मेरे साथ साथ में, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इस बार फिजिक्स में दिए या नहीं दिए? बहुत ज्यादा फॉर्मूला जैसे जैसे हर साल पेपर आता है कि आसान पेपर वैसे ही था। फिजिक्स में कोई इंक्रीज नहीं है। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि ऐसा मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक आए कि फिजिक्स में जो पेपर था ना, फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए बताया गया कि पेपर जो है वो इस तरह का था कि अगर फार्मूले याद हो और 2-3 लाइन अगर थोड़ा टेक्निकली ढंग से कर ली जाए तो क्वेश्चन हो जाते हैं। यस सर, कितने परसेंट ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे? तकरीबन 20-30% तो होंगे, 20-30% आराम से। ज्यादा ही मतलब ज्यादा ज्यादा। ज्यादा देखो तो बात भाई, जो भी बच्चे अगले उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा मिरर पेपर आते हैं ऑलमोस्ट। मतलब ये कि पेपर, ये मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना। अभी हम लोग हमारे सामने एमएसटी सर, पीजी सर, ए सर, ये सब बिल्कुल सामने खड़े हैं। जस्ट अभी हमारे फ्रेम के अंदर अभी ये दोनों हटेंगे तो इनकी भी एंट्री होगी। लेकिन सभी लोग मेरा अंदाजा ख्याल है शायद इसको मानते हैं कि अभी सुबह अगर हीट का क्वेश्चन आया तो शाम को भी हीट का उसी टॉपिक के आसपास का कोई क्वेश्चन आता है नॉर्मली। ऐसे पैटर्न पेपर ऐसा ही पैटर्न करता है ना। हीट में भी एक क्वेश्चन कैलोरीमेट्री का और एक कैलोरीमेट्री का। थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स। हाँ, तो वो बच्चे जो सभी देख रहे हैं ना, फटाफट से ध्यान रख लेना भाई, कैलोरीमेट्री का आज के फार्मूले वगैरह देख के जाना। और किसके? एक क्वेश्चन, बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैट्स से थे, मैग्नेटिज्म से थे, करंट से, ईएमआई थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स में किसका था? इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बेसिक एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रखा है। अच्छा, और- चार्ज पार्टिकल का। हाँ, ठीक है। और 2 पोजीशन है, √3 √3। तो भाई बिल्कुल आप अभी जो भी बच्चे देखने वाले हैं ना, फटाफट से ये बातें समझते चलना। मेरा दादा ख्याल है आप में से सभी लोग जो हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ना, थोड़ा इस चीज को देखते हुए चलें, क्योंकि बेसिकली ये कोई लाइव टेस्टिंग के लिए नहीं है। आप सभी लोगों की हेल्प करने के लिए इस तरह के सेशन लिए जा रहे हैं, है ना। इतने सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है, अगले वाले की तैयारी कर रहा है, वो एक दूसरे में बताते जाना भाई प्लीज, कि जिसका भी अभी आज की शाम का पेपर है वो ये चीजें देखता जाए प्लीज। अभी ऐसे कोई 4 चैप्टर बताओ, अभी 4 चैप्टर की 4 चैप्टर बच्चा अभी जो जा रहा है ना, हाँ, अभी जो बिल्कुल, सही बात है। एग्जाम है, वो कौन से ऐसे 4 चैप्टर रिवाइज करके जाए जिसको 4 क्वेश्चन पक्का मिल जाए। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन दिखे थे, इसमें से 2 इलेक्ट्रोस्टैट 3 क्वेश्चन, ध्यान बताओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बेसिक बहुत बेसिक थे। हीट एंड केटीजी के भी 3 क्वेश्चन थे। पोटेंशियल डिफरेंस किसके? हीट और हीट और केटीजी हीट और केटीजी 3 क्वेश्चन भाई, ध्यान से समझ के जाना भाई प्लीज। सर मोमेंटम कंजर्वेशन के मेरे को 2 क्वेश्चन दिखे थे। मोमेंटम कंजर्वेशन के 2 क्वेश्चन, बेसिक काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स वगैरह basic सर्कुलर लेवल, मोशन, बिल्कुल, सर्कुलर मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बहुत आसान क्वेश्चन मोमेंटम आया इनर्शिया था। का Formula based, formula based। बिल्कुल बिल्कुल एमआर स्क्वायर से हो जाएगा बस इतना। अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा मैथ्स के बारे में बता दो। बहुत देर से बातें कर रहा है। मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था क्या? इंटीग्रेशन आया इतना था। लेंथी नहीं था, नहीं था। आता है डेफिनेट के 2 क्वेश्चन आए थे। डेफिनेट के 2 क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन, 2 डिफरेंशियल का क्वेश्चन, 2 डिफरेंशियल का क्वेश्चन, और इधर वेक्टर 3D में 4-5 सवाल आए थे। वेक्टर 3D में 4। अच्छा, वो प्लेन का क्वेश्चन दिया कि नहीं दिया इन्होंने फाइनली? प्लेन नहीं, जो हटाया, जो प्लेन सिलेबस नहीं। अच्छा, वो प्लेन बताओ नहीं बच्चों को हाँ, ये बहुत चीज ही उत्सुकता है। बहुत उत्सुकता है कि भाई जो सिलेबस जेईई मेन एनटीए ने जो सिलेबस हटाया था, उस सिलेबस से क्वेश्चन आया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज जो दिया था वहीं से बहुत क्वेश्चन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखिएगा जो सिलेबस शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन था। अरे देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस मैं बार बार कह रहा था, शॉर्टेज डिस्टेंस देख के जाइए क्योंकि सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 1 पॉइंट और एक 1 point और एक अरे वाह, एक मिनट, क्या? एक शॉर्टेज डिस्टेंस में 1 पॉइंट और 1 लाइन के बीच का डिस्टेंस, और हाँ। एक अगले क्वेश्चन में 2 स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस। देखो, 2 स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन आ गया। और दोस्तों, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम लोगों को यार? मतलब सामने से चल करके पटक रहा है वही क्वेश्चन, आप इससे मतलब इतना स्ट्रेट बैटिंग कर रहे हैं। एक वो था, वो 2 लाइंस और 1 पॉइंट का दूसरी लाइन से डिस्टेंस, एक लाइन के अलोंग मेजर कर रहे हैं। देखो बढ़िया, क्या बात है। मतलब 3D क्वेश्चन नहीं, 3D फील्ड से चैंप है मतलब। डॉट प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बेसिक Dot लेवल product का का। क्वेश्चन आया था। आया था कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। सेट्स एंड रिलेशन का क्वेश्चन, वो Sets ट्रांजिटिव relation के 2 रिफ्लेक्सिव question थे, सिमेट्रिक, sets बस वही 2 question जो 12th बेस था, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डेफिनेट का पहला क्वेश्चन ही 2 डेफिनेट का question था। definite के आए थे। पहला क्वेश्चन भी डेफिनेट का ही था और एक और क्वेश्चन था I2 डेफिनेट by का। I1 I2 by I1 into 36 वो। अच्छा, और अपना क्या नाम है इसका? बात करें सब्जेक्ट की बात हाँ, कर लें। केमिस्ट्री की, बिल्कुल हाँ। हाँ भाई, तो केमिस्ट्री बताओ। सबसे पहले फिजिकल से स्टार्ट करो। फिजिकल में बताओ, लाइन से चैप्टर बताओ, मोल रिडॉक्स कैसे क्वेश्चन थे? सर मोल का क्वेश्चन था एक आसान। मीथेन के combustion। का कंबशन का बस। रिएक्शन मीथेन के कंबशन CO2 का weight। CO2 हाँ, इतना CO2 बन रही है CO2 इतना बन तो रहा है, मीथेन मीथेन कितने कितना लेंगे? चाहिए? ओके, बैलेंसिंग का क्वेश्चन था, बेसिकली बैलेंस Balancing करके का निकालेंगे। रिडॉक्स, रिडॉक्स का नहीं था। रिडॉक्स था। का क्वेश्चन रिडॉक्स का नहीं था। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी नहीं दिखा। नहीं था। अच्छा, गैसियस और बिल्कुल सरफेस भी नहीं था। होगा ही नहीं। इसका मतलब Atomic का फ्लेवर्स था। रिड्यूस एटॉमिक का था। Atomic एटॉमिक का का था। क्वेश्चन क्या था एटॉमिक का? थर्ड ऑर्बिट दे रखी थी और फोर्थ रेडियस पूछी थी उस थर्ड वाली के टर्म्स में। अच्छा, तो उसका मतलब फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। n² by z इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आयनिक आयनिक का एक
एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था आयनिक का। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आया है देंगे सर। कितने थे एजर्शन सर पाँच बहुत हैं, स्टेटमेंट पाँच और ये हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है। मैथ्स में नहीं भी हर बहुत सारे सब्जेक्ट थे। में कितने Maths में भी, एजर्शन फिजिक्स में में भी भी कम से कम बहुत सारे थे। 3 थे हाँ। और केमिस्ट्री में भी 3 थे। मैट्रिसेस का मैथ्स में भी 3 नहीं सर मैथ्स में नहीं थे। मैथ्स में नहीं मैथ्स में थे था। मैथ्स में एक ही था मेरे साथ। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वाला हाँ ना। एक ही था बस। एक था मैथ्स में एक मतलब एसरसन रीजन का वापस आना आते बहुत हैं। बड़ी अच्छा बात है। एजर्शन रीजन का ए और बी में कोई आंसर था क्या क्योंकि वही सबसे ज्यादा नहीं वो सर, वो एक्सप्लेनेशन वाले नहीं थे। नहीं थे। अच्छा नहीं थे बस ट्रू नहीं, फॉल्स बस ट्रू true फॉल्स। false, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं एक था एक होगा। एक था। तो एक मतलब था। आप इस तरह के पैटर्न को जरूर ध्यान में रख लेना भाई। मैं जो भी हम लोग ये लाइव ला रहे हैं ना, तो आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए आने वाले टाइम के लिए हो सकता है, कल के पेपर के लिए, शाम के पेपर के लिए, कहीं पे भी जाती है आपकी बात। लिक्विड सॉल्यूशन एसरसन रीजन जिंदाबाद। लिक्विड सॉल्यूशन था ये वो था कि अगर नेगेटिव डिविएशन है हाँ तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या चेंज होता है, कौन वो decrease तो होगा, आसान कौन बहुत ही बढ़ेगा। आसान और आयनिक में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। बहुत बढ़िया। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आया था और उसमें Kinetics वो था सर स्टेटमेंट वन। हाँ काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन था Kinetics ऑर्डर था। पूछा था। ऑर्डर पूछा था वो था इंटीजर में था। इंटीजर में था। एचआई का साइड डिसोसिएशन है ना। तो जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई केमिकल काइनेटिक्स लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो सब तो आता ही है सर, आता ही है, क्वेश्चन fix है आया सर। केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं था। इक्विलिब्रियम नहीं था। आयनिक था ना? आयनिक था। बाकी सब थे। आयनिक ठीक था। है। आईओसी बहुत ज्यादा आई थी। अच्छा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, बॉन्डिंग बॉन्डिंग के क्वेश्चन थे। Bonding के शायद थे। 3 क्वेश्चन थे। बॉन्डिंग के क्या टाइप के क्वेश्चन थे? बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर MOT वाला। किसका bond order? एक क्वेश्चन आया था सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। किस में 4 है मतलब 6 अच्छा। कंपाउंड दे रखे ठीक है, हैं। हाँ। बस हाँ बस। सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर 4 बस। बताना था। बहुत बढ़िया। अच्छा और सॉल्ट के क्वेश्चन कैसे थे? सॉल्ट का 2 क्वेश्चन तो क्रोमाइल क्लोराइड से ही आए थे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल दो क्लोराइड टेस्ट दो के क्या क्वेश्चन थे। बात है, बहुत बढ़िया। CrO4 वाले का Na2CrO4 येलो Na2CrO4 सॉल्यूशन। येलो सॉल्यूशन, PbCrO4 येलो PPT। यस सर वही आया था। एक लेड का क्वेश्चन था, अच्छा। मतलब लेड हाइड्रोक्साइड बन रहा है क्या। हाँ। अच्छा ऑर्गेनिक में बताओ बेटा, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक बहुत बेसिक आई है। बेसिक IUPAC IUPAC GOC। किसने क्या बात है। IUPAC GOC आई है सर। IUPAC GOC। पूरे पेपर में खुश हो जाए। बायोमोलिक्यूल का एक पूरे पेपर में क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल में क्या क्वेश्चन था? एक वो अरे वो द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की क्या बॉन्ड बोलते कौन हैं? सी होती है? अच्छा ठीक Linkage को क्या है बोलते ठीक है ठीक है। सर रिएक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। Anti Markovnikov। एंटी मार्कोनिकॉफ बस। HBr पेरोक्साइड के बस presence एक- में एल्कीन पे रिएक्शन बस एक रिएक्शन, बस एक रिएक्शन। मतलब केमिस्ट्री बेसिकली कूड़ा ये कह सकते हैं। ऑर्गेनिक बहुत बेकार है हाँ रिएक्शन वाला पार्ट नहीं आया है। अरे यार जब पेपर आसानी है सर तो क्या ही कहेंगे, इतना सब पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक पेपर सिंपल आ रही है। ऑर्गेनिक बहुत सिंपल सिंपल। आ रही है सर। तो मतलब बेसिकली बेसिक पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक नहीं आई, मतलब रिएक्शन वाला पार्ट ही नहीं आया। बेसिक स्ट्रेंथ पूछी थी। बायोमोलिक्यूल का कोई क्वेश्चन हाँ, है? हाँ आया एक था, क्वेश्चन एक था। आया बहुत बढ़िया। हाँ पॉलीमर से नहीं आया और वो सब नहीं आया जो नहीं थे। बाइनोमियल से अच्छा था थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन था क्या? थर्मोकेमिस्ट्री क्या थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स के तो थे। थर्मोडायनेमिक्स के थे। एक इंटीजर में था। हाँ केमिस्ट्री का नहीं था, थर्मोकेमिस्ट्री का ठीक नहीं है था। कोई बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का था ना। हाँ। यानी थर्मोडायनेमिक्स जिसने करी होगी फिजिक्स में भी सही हो गया और केमिस्ट्री में भी सही हो गया। बहुत बढ़िया। तो और एक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में जो ऐसा कि ना हुआ हो या बहुत सा कुछ अजीब सा हो? मैंने तो 25 ही किए। मैंने भी 25 क्या हाँ सारे किए। सारे किए, सारे किए हो। वेरी गुड, बहुत देखो, ये बढ़िया। बात हुई ना। तो अगर देखो इस मंच के माध्यम से अनाउंसमेंट, अगर तुम लोगों के 100% 25 के 25 सही हो जाते हैं, 21 हजार रुपए में तुम लोगों को दोनों को क्या दूंगा। बात है सर। आने का अगर- फायदा हुआ। अगर सही हो जाते हैं पूरे 25 के 25, क्यों सर? बच्चे सोच रहे थे समोसे पे टालेंगे। नहीं अपन ने पिछले साल भी दिया था सर एक को 21,000 रुपए। हाँ ना, तो इनको भी दे देंगे, ठीक है। इन्हीं का पैसा इन्हीं को वापस कर देंगे। ना बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुम लोग मस्त रहो, अब 2-4 दिन एंजॉय करो और एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाओ ना। एडवांस ही करना है, अपना तो टारगेट एडवांस है। अपन तो मेंस तो फॉर्मेलिटी में दे आए, तो अपन मेंस में तो हो गए। क्रोमेटोग्राफी से कोई नहीं था। बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन था क्या? बच्चों को बता दो एक बार जरा। बीटी से था क्वेश्चन। कोएफिशिएंट का क्वेश्चन था। कोएफिशिएंट एक सेकंड, बीटी का x को 1 रख दो। दो इक्वेशन दे रखी थी कि हाँ। इसमें कोएफिशिएंट्स का सम a है और दूसरी वाली में कोएफिशिएंट्स का सम b है, तो a और b में रिलेशन पूछा था। ए और बी में रिलेशन पूछा था। x को 1 रखते ही X को 1 कोएफिशिएंट का रख के सम आ कोएफिशिएंट जाता है। का सम आ रहा वो था। बहुत सा और एक सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा हाँ। था, अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? एक 2 की पावर n बन रहा था, एक 2 की पावर n बन रहा था, एक 8 की पावर n बन रहा था। तो a और b में मतलब a = b क्यूब टाइप का देखो, बन अब रहा आपके था। सामने ये तो देखो, आधे से ज्यादा बच्चे तो ये भी समझ गए होंगे कि भाई पेपर कैसा आया होगा। मतलब ये भी लोगों का आइडिया बढ़ रहा है कि x = 1 रखने से ही काम होगा। पेपर देखिए, वैसे तो देखिए पेपर प्लेन बहुत आसान था। प्लेन नहीं आया था, प्रोबेबिलिटी आई थी। प्रोबेबिलिटी आया था। डाइस वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा। पीएनसी नहीं आया था शायद। पीएनसी नहीं था। PNC अच्छा, नहीं था। बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं, एक बच्चा पूछ रहा है क्रैमर रूल के बारे में कुछ नहीं बताओ। नहीं नहीं था बेटा, क्रैमर रूल का कोई क्वेश्चन नहीं था। सॉल्ट एनालिसिस के 2-3 क्वेश्चन थे। अरे एक बार जरा शायद कुछ बच्चे अभी लेट जुड़े होंगे, एक बार के लिए जरा दोबारा से मैथ्स बता दोगे कि फिजिक्स में मैथ्स में क्या रहा? क्योंकि अब धीरे-धीरे बच्चे काफी सारे मैथ्स में मतलब वही 2023 का जो ट्रेंड था वही ऑलमोस्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ज्यादा कुछ
डेविएशन नहीं हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आए? कोऑर्डिनेट थे, स्ट्रेट लाइन भी थी, सर्कल भी था, पैराबोला, एलिप्स सब था। हाइपरबोला नहीं था आज के पेपर में, एलिप्स था। हाँ, एलिप्स में मिड पॉइंट दिया था, एक कॉर्ड का, और कॉर्ड की लाइन पूछी थी। कॉर्ड की लाइन भी पूछी थी। वेरी गुड। पैराबोला और मतलब मैथ्स के पेपर रियली अगर अच्छा अपन अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से और इस ईयर में मैथ्स के पेपर एग्जैक्टली सेम। फिजिक्स में था। फिजिक्स में भी सेम, नहीं मतलब जितना आ रहा था उतना ही है, उतना ही ना है। बढ़ा है ना घटा है। नहीं, फिजिक्स में अगर कंपेयर करें फिजिक्स को सर थोड़ा मेरे को लग रहा है कम किया है। आसान किया है, और तो आसान तो पहले ही थी, फिर और आसान किया है। केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री भी आसान। केमिस्ट्री ज्यादा आसान तो लगा। ओवरऑल एनालिसिस से समझ में आया कि लास्ट ईयर से अगर अपन कंपेयर करें तो पेपर थोड़ा सा आसान नहीं था। मतलब अगर अपन ये बात करें कि लास्ट ईयर से थोड़ा आसानी था ना, हाँ, थोड़ा। अब आने वाले हो सकता है टफ कर दे, बट पहला जो शिफ्ट था वो पेपर आसानी था। एक मैथ्स में बड़ी पजल चल रही थी कि टेंजेंट और नॉर्मल हटा दिया था एओडी से, टेंजेंट नॉर्मल ठीक नहीं है ना? है, टेंजेंट नॉर्मल आया या नहीं? नॉर्मल। अच्छा, मतलब और जितने भी उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन, क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उसमें टेंजेंट और नॉर्मल था ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन था पैराबोला में, वो मैंने नॉर्मल से ही किया है। एओडी से खींच लिया होगा उन्होंने, मैक्सिमम ही नहीं हुआ। मैंने वो नॉर्मल से कर लिया पैराबोला में। अच्छा, वही नॉर्मल से करा, वही हाँ, AOD से इक्वेशन लिख खींचा के होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा डी दिया एक्स है। लगा दिया होगा ना। अच्छा, डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन था कि बच्चे पूछ रहे ये हैं? ब्लॉक का क्वेश्चन वो नियोडीमियम की हाँ। इलेक्ट्रॉनिक बहुत कॉन्फ़िगरेशन। एक एटॉमिक एक एलिमेंट दिया था, उसका एटॉमिक नंबर दिया था। नियोडीमियम और मुझे उसका याद है, वो- हाँ नियोडीमियम दिया था। उसका वो पूछा था कॉन्फ़िगरेशन। 60 एटॉमिक नंबर था, ज़ीनॉन के टर्म्स में दिया था। अगर आप एक ऑप्शन देखते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ था। तब तक अपने पास भी क्वेश्चन आने चालू हो गए ना? चालू होते हैं, लेकिन भाई अभी भी किसी को, हमारे जो दोनों आपके सहपाठी हैं साथ ही, मतलब कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज अभी पूछ लें, ताकि एक बार अगर वो हट गए तो फिर तकलीफ हो जाएगी, फिर हम नहीं बता पाएंगे, हमें पता ही नहीं है क्योंकि हाँ। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था, सेट्स का क्वेश्चन आया था, वेरी गुड। कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, अच्छा। तो मतलब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला शाम वाले बच्चे जरूर याद करके देख के जाएं, है ना? एसी से क्वेश्चन था, एसी से था। एसी से क्वेश्चन था। एसी कौन सा? फिजिक्स वाला? अच्छा, ओके। नहीं, मैं सोचा केमिस्ट्री में भी कोई ऐसी होता होगा क्या? हमारे वाले में तो नहीं है। अच्छा, और किसका? पी ब्लॉक का क्वेश्चन था? डी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं था। किसका? एसएनपी का क्वेश्चन था? एसएनपी में दो वो दी थी सीरीज, और नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स पूछे थे। नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, अरे वेरी गुड। यस सर। नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स भी, और एजीपी का क्वेश्चन इंटीजर एक एजीपी का क्वेश्चन, AGP का question पी पूछा था। एजीपी का क्वेश्चन इंटीजर में था, एजीपी का क्वेश्चन आया जबकि हट चुका है AGP। जबकि हाँ देखो, अब इसका मतलब एजीपी का क्वेश्चन आया, हमने ढूंढ ही निकाला आखिरकार, एक बंदा तो मिल ही गया हमारे को। वो हट चुका है, ये तो आया है। जो हट चुका है सिलेबस में से, एक बंदा हमने पकड़ लिया आखिरकार। उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया कैसे? एजीपी आया क्या? अच्छा। अब देखिए, तो मतलब अभी तक जो भी हम लोग देख पा रहे थे, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद हम लोग थोड़ा कैमरे से हल्का सा नीचे देख रहे थे, क्योंकि हमारे सामने है क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू करेंगे। हाँ, तो अच्छा, विदा करते हमारे लेकिन बच्चे लोग जो हैं वो हमारे को जाने नहीं दे रहे, वो हमारे को बार बार कह रहे हैं पी ब्लॉक में आया था क्या, सी ब्लॉक में आया था क्या, क्रैमर रूल से आया था क्या, एसी से आया था कि नहीं? नहीं, अब इनको विदा करते हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल। शुरू करो, इनसे और क्वेश्चन लिखवाते हैं। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल। थैंक यू बेटा। ठीक है साहब। मैथ्स की पीपीटी हम जब तक नहीं आ रहा तब तक हम लोग काम चल रहे हैं ना, हमारा काम चलाते हैं भाई, है ना? वो माइक ले लो। हाँ, नहीं सही था ना, चलने दो ठीक है, लाओ। तो क्वेश्चन का है, अब क्वेश्चन चालू हो गया। कहाँ है ये म्यूट कर दो। आप क्वेश्चन लिखना इस पे। (25 + y² / 16 = 1). ओके, और कॉर्ड लेंथ दे रखी है, पूछा गया कॉर्ड लेंथ विथ
गिवन मिड पॉइंट, ओके, 1,2/5। ये क्वेश्चन अपने पास आया, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। जैसे आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, राइट, और कॉर्ड लेंथ पूछी गई है जिसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो सिंपल सी बात अगर हम करें तो ये हमारे पास एलिप्स हो गया, ठीक है। ये अपने पास हो गया 5,0, ठीक है। ये अपने पास हो गया 0,4, खैर इसमें मुझे जाना नहीं है। ये अपने पास कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है, मिड पॉइंट कितना है 1,2/5, राइट, ठीक है। तो जब भी हमें मिड पॉइंट दे रखा होता है तो हमें हमेशा पता है कि कॉर्ड की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं t = S1 से, ठीक है। तो जब भी आपको मिड पॉइंट दे रखा है तो कॉर्ड की इक्वेशन होगी t = S1 से, राइट। तो t = S1 हमें लिखना आता ही है, तो t हम लिख लेंगे, कितना आ जाएगा x × 1/25, कहाँ पर है ये वाला, ठीक है, x × 10 और y × 2/5 16, ठीक है। ये आ जाएगा -1, तो -1 कैंसिल हो ही जाएगा। अगर लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा S1 का मतलब होगा, इस पॉइंट को उठा के रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/25 प्लस, ठीक है, y की जगह आप रखेंगे 2/5 का होल स्क्वायर बाय 16 -1, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अच्छा, ये इक्वेशन आने के बाद सिंपल सी बात, अगर मुझे इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है तो अगर इस पॉइंट को मैं x1, y1 मान लेता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं x2, y2 मान लेता हूँ, ओके, तो हमें बताया जाता है कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं, राइट। तो देखिए, कॉर्ड की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है mod x1 - x2, ठीक है, √1 + m², ओके। इस फॉर्मूले से आप कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। मतलब आप सिंपल सी बात अगर देखें तो t = S1 से आपने कॉर्ड की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, मिड पॉइंट वाली कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। जब आप इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अच्छा, अगर m की बात करूँ तो m क्या है, ठीक है, तो m इस लाइन का स्लोप है जो आप इजीली निकाल सकते हैं। m क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बेसिकली m यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर मैं ये डेटा कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो इस डेटा को निकालने के लिए आप लिख सकते हैं √x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ठीक है, और साथ में आएगा √1 + m², ठीक है। और अगर मैं बात करूं x1 + x2 की कहां से आएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको ये जो इक्वेशन निकली है इस इक्वेशन को उठा के एलिप्स में रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये जो इक्वेशन आपके पास निकली है इस इक्वेशन को आपको एलिप्स की इक्वेशन में रखना पड़ेगा, और एलिप्स की इक्वेशन में रखने के बाद जैसे यहाँ से y निकाल लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से y निकाल के उठा के यहाँ रख दीजिएगा एलिप्स की इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक आपके सामने बन जाएगी। और जैसे ही आपके सामने क्वाड्रेटिक बनेगी x के अंदर, जैसे ही क्वाड्रेटिक बनेगी x के अंदर, आप आराम से x1 + x2 और x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप आपके सामने है, तो सारी चीजें आपके सामने है, आराम से आपका लेंथ आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट मेथड है, अगर आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं आप लोग। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, देखिए, ओके, हमें चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर होगी डेफिनेटली, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 + r cos थीटा 2/5 + r sin थीटा, करेक्ट है। इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ, 1/1 + r cos थीटा और 2/5 + r sin थीटा, क्लियर। अब इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, एलिप्स की इक्वेशन में रख देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है इसको उठा के आप एलिप्स की इक्वेशन में रख दीजिए। तो जब आप इसको रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 + r cos थीटा का होल स्क्वायर बाय 25 प्लस, ठीक है, 2/5 + r sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 = 1। समझ में आ गया। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक बन जाएगी आर के अंदर, और जब ये आर के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी तो इस तरह की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, r² + समथिंग × r + समथिंग = 0। इस तरह की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। आ गई इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आने के बाद सम ऑफ रूट 0 होगा। सम ऑफ रूट्स क्यों 0 होगा इसको समझने की जरूरत है। सम ऑफ रूट्स इसलिए होगा 0 क्योंकि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इन दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक ऊपर साइड है एक नीचे की साइड होगा, ठीक है ना। तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो जैसे आप उसको 0 करेंगे, ठीक है, जैसे इस पार्ट को आप 0 करेंगे, इस पार्ट को 0 करते आपका थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप इस पार्ट को 0 करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपके सामने मिल जाएगी, राइट। अच्छा, थीटा आ चुका है। जैसे इसको 0 करेंगे तो आर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आर भी आपके सामने आ चुका है। आर पता, थीटा पता, यानी पॉइंट्स पता, ठीक है। अगर आपको आर और थीटा दोनों पता है, इसका मतलब पॉइंट्स पता, राइट। तो आर के लिए पता है, थीटा के लिए पता होने का ना, ये पॉइंट भी पता होगा, ये पॉइंट भी पता होगा। तो आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला से आप
डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इसमें जो 2 अप्रोच हमने देखी, पहली वाली अप्रोच के लिए अगर मैं बात करूं तो चूंकि एनटी ने साफ मना कर रखा था हमें t = s1 यूज़ नहीं करना है, तो हमने चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गाविश सर आ रहे हैं। हाँ नहीं, मैं यही खड़ा हूँ उल्टा, काफी देर से वेट ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे को पता है कि इस समय पे बच्चे का टाइम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को लेकर के यही है ना, प्लस करके थोड़ा मैं नया हूँ इस जगह के लिए ना, तो आवाज आ रही? हाँ हाँ, ओके। तो बेसिकली आज का शिफ्ट हार्ड होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हार्ड होगा भाई? एक्चुअली में हमेशा ही मैथ्स का पेपर हमेशा आपको पता है क्रांतिकारी रहा है। ठीक है, वॉइस आ रही है उधर? वॉइस का कोई इशू अभी तक तो नहीं है? ठीक है, चलिए साहब, क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक और क्वेश्चन है जो भी मैं फटाफट से बता देता हूँ। 8 इक्वल में दे रखा है 3 प्लस में 3 प्लस p बाय 4। ठीक है, और आगे दे रखा है 3 प्लस 2p बाय 4 का स्क्वायर, और ऐसे एक इनफाइनाइट सीरीज बना करके इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, 4 का स्क्वायर, ये है बेसिकली क्वेश्चन। तो अगर बाय द वे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंगली है ना, एक और चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस में इसे लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, 3/4 का स्क्वायर, और ऐसे आधी सीरीज अलग कर दो। ठीक है, और बाकी बची हुई जो है आधी सीरीज फिर अलग कर लेंगे। अब देखो, इधर वाले में p का टर्म है, इधर वाले में p का टर्म है, आगे वाले में भी p का टर्म होगा, लेकिन इससे आगे पहले नंबर पे तो p का टर्म नहीं है ना, तो पहले नंबर पे हम 0 लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो हमको लिखना चाहिए p/4। ठीक है, अगले नंबर पे हमारे को लिखना चाहिए 2p/4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इसकी भी एक इनफाइनाइट सीरीज बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए कितना आसान है। पूरी कहानी में से 3 कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है? 1 प्लस 1/4 बच रहा है, 1/4 का स्क्वायर बच रहा है, ऐसे 1/4 का क्यूब एंड सो ऑन बचेगा, जो कि एक बहुत सिंपल सी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा फार्मूला है 3, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं 1 प्लस, अच्छा ये जो पीछे की जीपी है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/4 - 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई सम अप होकर के 4/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा 4। ठीक है, अच्छा तब तक हमने पीछे वाले ब्रैकेट को खुला छोड़ा हुआ है कि भाई तुम वेट करो। ठीक है, इधर की तरफ हमारे पास हो चुका है 8, आप इसको और इधर कम कर लेंगे तो हो जाएगा 4। अच्छा ये जो सीरीज चल रही है बड़ी मस्त है, आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो p कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन p के कॉमन आने से फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान से देखोगे तो इधर अगर देखा जाए p है, इधर 2p है, और उसके बाद अगले वाले में 3p होगा। तो क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू एक एक करके सम अप हो रही है। तो अगर देखा जाए तो ऊपर एक AP चल रही है और नीचे की तरफ 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब एक GP चल रही है, तो ये AGP हो गया ना। और AGP को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? थोड़ी देर के लिए बाहर ले चलो। ठीक है ना, तो हमने इसे S मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, और लिख लेते हैं p/4 हमारा पहला आदमी, दूसरा 2p/4 का स्क्वायर दूसरा आदमी, तीसरे नंबर पे 3p/4 का क्यूब तीसरा आदमी, एंड सो ऑन इनफिनिट लिख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? AGP का बिल्कुल सिंपल फंडा है, हर बार देखो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप देखोगे हर बार 1/4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जिससे मल्टीप्लाई हो रही होती है आप उसको सम कर लेते हैं। अच्छा अब इसमें भी एक आसान तरीका क्या है, ठीक है ना, ये सब कुछ, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहां पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यही ब्रैकेट यहां पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मैंने इसको छुआ नहीं, इसको छुआ नहीं, इसको छुआ नहीं, यहां पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, आई थिंक ये भी दिख रहा होगा, यहां पर भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये भी दिख रहा होगा। तो बेसिकली हमारे पास में अगर मैं इस ब्रैकेट को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ यहां तक लेके आता हूं तो ये दिख जाएगा p/4 है, 2p/4 का स्क्वायर है, अगले नंबर पे 3p/4 का क्यूब है, एंड सो ऑन है। सही बात है ना, तो ये वही चीज है मैंने यहां लिखी है। अच्छा इस सामने मैंने क्या लिखा था? s, क्योंकि नॉर्मली हम लोग s सिखाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे मेरे पास s की वैल्यू 4 पड़ी है, तो मैं इसको यहां से हटा करके 4 लिख सकता हूं ना, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू ऑलरेडी 4 पड़ी है। बस अब अगर इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास p आएगा ही आएगा, अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता। और मैंने जैसे बताया था ना, AGP के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, हर बार देखते हैं किससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने बताया था किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1/4 से, तो मैं पूरी कहानी को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/4 हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करूंगा तो p/4 का स्क्वायर होगा, ये 2p/4 का क्यूब होगा, और फिर मैं क्या करूंगा, एक 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 एक, एक स्थान इसको शिफ्ट करूंगा, ठीक है, 1 प्लेस शिफ्टिंग करके p/4 का स्क्वायर यहां लिख दूंगा, 2p/4 का क्यूब यहां लिख दूंगा, एंड सो ऑन इनफिनिट करके यहां छोड़ दूंगा, और फिर मैं इसे घटाऊंगा। ये 4/4 बच्चे को बताया साहब 1 होगा, ये तो अपने घर में काम करने वाली बाई भी बता देगी। 4 में से 1 गया तो इधर घटने के बाद कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा, राइट है ना भाई। अच्छा इधर से रह गया 3, इधर से अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं डिडक्ट करता जाऊंगा तो यहां से हो जाएगा p/4, यहां पे हो जाएगा कितना, देखो p/4, 2p/4 के स्क्वायर में p/4 का स्क्वायर घटाओगे तो p/4 का स्क्वायर बचेगा,
राइट है ना। इधर में से इसको घटाओगे तो p/4 का क्यूब बचेगा एंड सो ऑन, और फिर से फंस गया बेचारा। 3 को यहीं पड़ा रहने दो, p को कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर 1/4 बचेगा, 1/4 का स्क्वायर बच रहा है, 1/4 का क्यूब बच रहा है। ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गया। और इनफाइनाइट जीपी का फंडा बहुत सिंपल है, p 1/, देखो जिससे भी हो रहा है, जैसे नीचे 1/4 का स्क्वायर है तो इसे 4 - 1 कर दो, काम खत्म है इसका, सही है ना। तो अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, p/3 = 3। तो बताओ p की क्या वैल्यू आएगी, किसी से पूछोगे ना, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे से पूछोगे तो भी बता देगा, p = 9। क्वेश्चन खत्म हो गया। बताइए क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, मस्त था क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अपने को ये बात समझनी, कई लोग इसको क्या है ना, थोड़ा इसको डराना है। अगर मान लीजिए मेरे को आपको बिल्कुल एकदम आपका दिमाग का दही कर देना तो मैं इसको बहुत सिंपल करता। मेरे को अगर भाई आपको इसी क्वेश्चन पे मारना होता ना, देखते ही बच्चा भाग जाए, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता कि बेटा देख ऐसा होगा, सिग्मा ले ले, ठीक है ना, और इसे लिख ले 3 + RP / 4⁻⁻, और r की वैल्यू ले ले 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और मेरे को पता है हिंदुस्तान की आधी आबादी कम हो जाती है इसको लिखते, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करता तो हो सकता है शायद किसी को अच्छा लगता, लेकिन अब मेरे को लगता है कि शायद हमारे कैमरामैन भैया भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब अगर भाई इतनी बात है तो फिर आप समझ ही गए होंगे ना। अब ये वाला क्वेश्चन करिए, तब तक MST सर विद फायर साइन, ठीक है। अभी देखना आप लिखे आएगा, आ जाओ सर। हाँ सर ठीक है, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, मैं आपको फटाफट से है ना, अभी हमारे एक और थोड़े शाई टाइप के हैं, ठीक है, उनको बार बार मैं बुला रहा हूँ, हाँ। ठीक है। ये अभी फिजिक्स के अंदर 2 टीचर्स जो हैं हमारे, बहुत ही प्यारे प्यारे PG सर, इनके नाम के साथ में मतलब खड़े होते हुए भी बहुत सम्मान लगता है, MST सर के साथ में भी बहुत सम्मान लगता है, इतना अच्छा लगता है, ये आपका बड़प्पन है सर। नहीं ये बहुत अच्छे लोग हैं लिटरली, और बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, ठीक है। तो मेरा दादा क्या है, शायद अभी आप में से कई लोग जो होंगे वो दे दनादन नमस्ते नमस्ते के साइन, फायर के साइन लगा देंगे, तो बस, या फिजिक्स की कमांड आप ही के पास है सर। बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ सर, जो अभी अपने बच्चे आए थे दोनों, हाँ, वो तो हाँ बता के गए। तो बेटा ये है कि मैं और PG सर अभी डिस्कशन कर रहे थे जब बच्चे सामने खड़े थे, तो बेसिकली ये था कि हमने पढ़ाया क्या और आया क्या। तो फिजिक्स का पेपर बहुत ही लल्लू आया है, बहुत ही लल्लू आया है। हाँ, और 11th का पोर्शन 11th का पोर्शन ज्यादा आया है, थोड़ा कम बता रहे हैं। हाँ वो तो सर मेरे हिसाब से मिक्स, कभी 11th, हाँ कभी 11th कभी 12th। लेकिन ये है कि मोटे मोटे तौर पे जो आपको पेपर से पहले कहा गया था कि पैनिक नहीं करना है, सारे चैप्टर्स कवर करके जाओ, आसान आ रहा है पेपर। जैसा पिछले साल सर 22-23 में भी आसान आया था, और इस बार लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स से और थोड़ा आसान आया है। हाँ, और आसान आया है। हाँ, तो कोई चैप्टर छोड़ के मत जाओ, कोई टॉपिक छोड़ के मत जाओ, ठीक है। हाँ, हम क्लास में तो एडवांस लेवल पढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन आप सिर्फ नोट्स को देख के भी चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, तो भी क्वेश्चन आराम हाँ। से बनेंगे। और सर जो अभी बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं, आपको देख के हंसी आएगी, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना करने पे तो बच्चा डांट खा जाता क्लास में, है ना, कि ये बेटा। और बच्चा डांट, मेरे हिसाब से अपन डांट भी नहीं पाते, क्योंकि ये सब तो अपनी क्लास के बच्चे कर लेते हैं धड़ाधड़। जैसे एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन का था, एक मोमेंटम कंजर्वेशन का निहायत ही घटिया सवाल था कि 1000 kg ब्लॉक चल रहा है, ठीक है बच्चों, आंसर बताना 6 मीटर पर सेकंड से। देखिए स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर आप 200 kg ब्लॉक और रख रहे हो, और वो 200 kg ब्लॉक रखते ही ये 200 kg ब्लॉक स्टिक हो जा रहा है। तो ये टोटल है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये कितना सिंपल सवाल है, इसकी वेलोसिटी बतानी है, बताइए। तो अगर आपसे, जैसे हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं कि ये तो मतलब एकदम बेसिक एक्सरसाइज 1-1 वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 5, धड़ाधड़ 5, ठीक है। तो देखिए है क्या, मेरे हिसाब से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, टोटल मास अभी यहाँ 1000 × 6 बराबर 1200 × v आ गया 5। सर इतना छोटा सा सवाल, मतलब है ना, हाँ। तो ये तो मेरे हिसाब से हम एक्सरसाइज 1 का बहुत इजी वाला क्वेश्चन जो होता है। सर एक क्वेश्चन और आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन है कि एक वायर है जिसका लेंथ L गिवन है और उसकी रेजिस्टेंस R0 है। तो जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R0 है, यूनिफॉर्म वायर है लेंथ L का।
क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें इसको 5 पीसेस में 5 सेगमेंट में ब्रेक कर दिया गया है और बाद में इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया अच्छा, है। अरे और उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कितना रेजिस्टेंस आएगा। हाँ। तो अब जैसे कि हमने तो बताओ बच्चों आंसर क्या आएगा बच्चों। इसको हमने 5 सेगमेंट्स में ब्रेक कर लिया है, तो जो भी है अपने पास, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सेगमेंट जो है, बिकॉज वायर तो अपना यूनिफॉर्म है, हाँ तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस जो है वो आराम से प्रोपोर्शनल, हाँ प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया सर, प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। R0 by 5 5 R0 by 5 लेंथ हो गया हमारे पास। हाँ और इनको सिर्फ सिंपली पैरेलल बिल्कुल नैन्सी, इतना ही आसान क्वेश्चन। और देखिए अगर आप लोगों ने हमारा फिजिक्स का वीडियो देखा होगा जो जेईई मेन से पहले, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि सारे चैप्टर्स कवर करो, जितना हम हाईफाई हम क्लास में पढ़ाते हैं वो एडवांस के लिए होता है, आपसे बेसिक भी कर जाएंगे और पीवाईक्यूज कर जाएंगे 2 साल के, तो फिजिक्स का पेपर हो जाएगा। तो वाकई में देखिए आया है, उस दिन गारंटी ली थी, 1 महीने पहले का वीडियो देख लीजिएगा जाके। अब देखिए इनको सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट किया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, और R0 by 5 ईच का हो गया। हाँ तो हम लोग इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो दैट इज 1 by R इक्विवेलेंट। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं वैसे लिख रहा हूँ। हाँ तो दैट इज 1 by R0 by 5 बिल्कुल इंटू 5 हो जाएगा अपने पास। तो R इक्विवेलेंट इसका आ रहा है हमारे पास R0 by 25। R0 by 25। बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक जो बच्चे कह रहे हैं मॉडर्न में डेटा नहीं है अपने पास, वो जो बाइंडिंग एनर्जी वाला आया था मॉडर्न से बता देता हूँ। जैसे मॉडर्न से एक आया था कि बाइंडिंग एनर्जी जैसे इस टाइप की रिएक्शन दे रखी थी। अभी प्रॉपर बच्चे को डेटा याद नहीं है तो क्योंकि मेमोरी बेस्ड है ना, तो इस टाइप का था। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एनर्जी रिलीज पूछी थी। जस्ट क्यू, ठीक है, हाँ क्यू वैल्यू पूछी थी। तो मेरे हिसाब से आप सबको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका डेटा सर याद करना बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये जो आया था ये क्वेश्चन आया था। अब आपने बोला मॉडर्न का, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टेट सर, इलेक्ट्रोस्टेट वाला क्वेश्चन बताइए सर, इलेक्ट्रोस्टेट पोटेंशियल वाला। हाँ इजी सा क्वेश्चन आया है हमारे आप पास, देख के शॉक गिवन दोगे है कि एक हमारे पास चार्ज है ओरिजिन पे और हमारे पास 2 पॉइंट्स प्रोवाइडेड हैं। बिल्कुल, हमने क्या करा है और क्या आया। पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट है √3, √3 और जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है दैट इज √6, 0। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि VA माइनस VB एस्टिमेट करके बताइए। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। बिल्कुल, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, चार्ज दिया है और 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। डिस्टेंस आराम से निकालो और पोटेंशियल डिफरेंस बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ अरे नहीं 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 बेटा शयम, आपने जो इसमें किया है इसमें 931 नहीं करना है। यहाँ तो बाइंडिंग एनर्जी दी है भाई, यहाँ तो बाइंडिंग एनर्जी दी है, सीधे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, खत्म बात। ठीक है, ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए जो बच्चे बता रहे थे। अभी सर देखिए मेरे हिसाब से KQ/R का फॉर्मूला लगा है। इवन ये सवाल मैथ का है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी ओरिजिन से। और इसका डिस्टेंस हो गया, ये भी √6 है और ये भी √6 है, दोनों डिस्टेंस। हाँ तो VA माइनस VB डायरेक्टली यहाँ 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। सोचिए कैलकुलेशन, पेन नहीं चलाना है। की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रही है। तो हाँ राडी सर, हमारे फिजिक्स में अभी हमने हमारे फिजिक्स में अभी हमने 5 सवाल किए। पेन नहीं चलाना है यार। सोचो फिजिक्स में, इधर सर देखो ये डिस्टेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, 0 आंसर है। पेपर आएगा, ऐसे ही पेपर आएगा, ऐसा ही आएगा सर फिजिक्स में। तो कितने बच्चे करेक्ट आंसर लिख रहे हैं? बच्चे खटाक से बच्चे आंसर लिख रहे हैं, हम लोग थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं वैसे करके। कितने हो गए आपके? हमारे तो 5 हो गए, बस 1-2 और करते हैं। हाँ सर एक वो ले लेते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। रोटेशन में भले ही रोटेशन से आपको बहुत डर लगता है, देखिए हर बच्चा रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करके जाना। ये मैंने तब भी कहा था, हमने तब भी कहा था कि भैया अगर रोटेशन में आपको तकलीफ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क की कैलकुलेशन और एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन एटलीस्ट इतना करके चले जाना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन रोटेशन में इसी पे आते हैं। वो जो जेई एडवांस वाला रोटेशन है उसको देख के जेई मेंस को मत सोचो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो करके जाओ, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है और शाम के पेपर में रेप्लिका आएगा। सर वो वाला सवाल बताइए, आप देखिएगा सवाल क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन सर, आपको ही मजा आएगा सर देख के। वर्टिसेस पे हमारे पास रोटेशन जिसे भारी माना जाता है चैप्टर,
4 मासेस 1-1 kg हाँ मासेस 1 kg है और इसका जो एज लेंथ है वो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस कॉर्नर से पास होने वाला एक्सिस है और जो प्लेन के और बोर्ड परपेंडिकुलर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा देखो, तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास 2 हो गई है, ये डिस्टेंस भी 2 है और यहाँ से इस एक्सिस से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 2√2 2√2 हो गई। तो दैट विल बी द आंसर। हमारे पास क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा बिकॉज 0 बिल्कुल, प्लस इसका आ जाएगा mr², दैट इज ऐसे हमारे पास 2 हो गए हैं, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल, प्लस इसका मास सबका ही 1 सबका मास 1 है ना, और डिस्टेंस 2√2 और डिस्टेंस इसका 2√2 का होल स्क्वायर। बेटा तो पैनिक मत करना, मजे से लेके जाना। आंसर आ गया 8 + 8 दैट इज 16। आइए सर, आइए आपको फिर मौका मिलेगा सर। लीजिए सर। आइए मैम। नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने। जो बच्चों के हिसाब से अपने जो बच्चों ने बताया है उसके हिसाब से मेरे साथ हैं पूनम मैम जो आपको इनऑर्गेनिक बताएंगी। हेलो बच्चों। ना तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम का। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या बेटा, pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस डिपेंड्स ऑन K एंड Kb। ये आपको याद करो, जो अगर आप कोई भी सॉल्ट ले लो लाइक CH3CONH4, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अगर आपको इसका H+ कंसंट्रेशन याद हो, H+ कंसंट्रेशन होता था √KA/KW/KB। तो क्या K और KB पे H+ डिपेंड कर रहा है? तो अगर H+ K और KB पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली PS तो डिपेंड करेगा। यानी स्टेटमेंट 1 वाला क्वेश्चन है बेटा, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एकदम परफेक्ट है। फिर ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 2 है उस पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा pH ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑलवेज 7, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 क्या Ka और Kb अगर ये हमेशा बराबर होगा तभी 7 हो सकता है। लेकिन क्या वीक एसिड वीक बेस है अगर, तो क्या उसका Ka और Kb ऑलवेज सेम होगा? इम्पॉसिबल। मे भी होता तो हो जाता। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत आंसर आएगा। मैम जी हेलो बच्चों, कैसा रहा पेपर? होपफुली आप पेपर बहुत धमाल मचा कर आए होगे। मेरे पास बच्चों इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया है मैग्नेटिक मोमेंट पर। सर मैं जी मैम, एक क्वेश्चन आया था आपका मैग्नेटिक मोमेंट पर, जिसमें आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बताना था कि किस ऑप्शन में यू हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम सबको पता है मैग्नेटिक मोमेंट हम म्यू से डिनोट करते हैं और उसके लिए हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं। जिसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा। ऑप्शंस आपके पास बहुत सिंपल थे। एक था 3d8, द सेकंड ऑप्शन वाज 3d7, फिर थर्ड ऑप्शन वाज 3d3 और लास्ट ऑप्शन था आई गेस 3d6। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 3d6 में जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4, और इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 3d6 जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल आर। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आपको दिया है आर और फोर्थ ऑर्बिट का पूछा है इन टर्म्स ऑफ आर। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, Rn का वैल्यू nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो होता है R0 n²/z। अच्छा, z के लिए 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम दिया तो z 1 हो गया, सिंपल। तो जो अगर अपन ने R3 की बात करें तो R0 9/1 = R। यहां से R0 का वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा R/9। और आपसे क्या पूछा है? फोर्थ ऑर्बिट का, यानी क्या R4 पूछा है, यानी R0 × 16। R0 का वैल्यू रख दीजिए R/9, 16 R/9। आंसर आ गया भाई साहब, फॉर्मूले पे लगाइए, आंसर आ गया। कितने लोगों का सही है क्वेश्चन? फटाफट बताइए।
इतने सिंपल क्वेश्चन सर मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी सिंपल। आपसे पूछा गया था नियोडायमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल याद किए बिना आई होप कोई भी बच्चा नहीं गया होगा और ये देखते सब खुश हो गए होंगे। नियोडायमियम बच्चे जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 60, लैंथेनाइट सीरीज को बिलोंग करता है, लैंथेनाइट में तीसरे नंबर पर ही आ जाता है। वेरी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 60 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो कोर चलेगा जेनॉन का, उसके बाद आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4f में, 5d इसका रहेगा खाली, और फिर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स 6s2 4f4 और 6s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आईयूपीएससी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन इसका आईयूपीएससी नेम पूछा है भाई साहब। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता यार, क्या बात करो। इतना ये तो मुझे भी आता है। इतने बड़े कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए इसकी नंबरिंग यहां से कर लेंगे तो 1,1 डाई मिथाइल। आप सोचो कि यहाँ मिथाइल हो गया 1 2 3, अल्फाबेटिकल ध्यान दीजिएगा तो आप ध्यान रखिएगा क्या हो गया 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया, आंसर खत्म। समझिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी थी कि आपको 6 कंपाउंड्स दे रखे हैं सल्फर के और पूछा गया था किसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमको कितनी, +4। जो आपके पास ऑप्शंस गिवन थे पहला था H2S2O7। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इसके स्ट्रक्चर का तो स्ट्रक्चर हालांकि बिना बनाए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, तो ये आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया गया था दैट वाज H2SO3, इसमें भी बिना स्ट्रक्चर बनाए हमें पता होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलेगी दैट विल बी +4, तो ये एक आंसर निकल सकता था। SO2 इसमें भी +4 निकलेगी, ये भी एक आंसर निकलता। SOCl2 इसमें भी +4 निकलेगी, ये भी एक आंसर निकलता। SO3 वाज द नेक्स्ट जिसमें +6 निकलेगी, तो ये आंसर नहीं निकलता। और बेरियम सल्फेट BaSO4 इसमें भी सल्फर की +6 निकलती, तो ये भी आंसर नहीं होता। तो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें सल्फर की +4 डिटेक्ट करनी थी। चलो बेटा अगला क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का है बेटा। रिएक्शन आपको दी है CH4 का कंबशन जिससे आपको मिलेगा ये। देखिए क्वेश्चन क्या था, बात समझिएगा। क्वेश्चन क्या था, इसमें आपको CO2 का वेट दिया था। CO2 का वेट कितना दिया था 22 ग्राम, दिस इज इक्वल टू हाफ मोल। CO2 का मोल कितना दिया है, हाफ। रिएक्शन है बैलेंस। अगर 1 मोल CO2 है तो क्या 1 मोल CH4 के कंबशन से आएगा, सिंपल। अगर आपको हाफ मोल CO2 मिल रही है तो क्या हाफ मोल CH4 का कंबशन होगा, यानी क्या इधर हाफ मोल CH4 का कंबशन होगा। और इसका वेट पूछा था तो क्या हाफ को इसके मॉलिक्यूलर वेट 16 से मल्टीप्लाई करिएगा 8 आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन जीवन में नहीं आ सकता, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बेटा, ये आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जीओसी का। जीओसी में क्या पूछा है बात जरा समझिएगा। मैथ्स वाले पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं आप हटिए, हमें बताना है। इनको ये नहीं पता कि जितनी देर में ये एक क्वेश्चन करेंगे उतनी देर में तो मैं पूरा करके चला जाऊंगा। क्या भाई है कि नहीं बच्चों। देखिए तो यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। हेलो अरे चेक। यार गजब करते हैं भाई। हेलो चेक। अगर हेलो एसिडिक हेलो स्ट्रेंथ पूछा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या यहाँ 2 NO2 लगे हैं जिसका -I -N दोनों काम कर रहा है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया बी के बाद हो गया ए के बाद डी के बाद सी सबसे लास्ट में क्यों हुआ, OCS3 का बाबू +M लग रहा है बाबू। OCS3 का +M क्या O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे बस 2 मिनट में सॉल्व करना, तो जाने दो तो। अगला क्वेश्चन ये है, बस 2 मिनट रुकिएगा सर। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको SN1 SN2 के बारे में पूछा है। सिंपल, एक बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है भाई साहब, क्या ही क्वेश्चन पूछे यार। क्वेश्चन क्या है कि SN1 में रेसमाइजेशन होगा, SN2 में इन्वर्जन होगा। तो आपको ऑर्गेनिक में आपको एल्काइल हाइड्राइड बताया गया था कि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है और SN2 में इन्वर्जन होता है। यही ऑप्शन थे, इन्हीं को टिक करना था, आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद देखिएगा जरा ध्यान से भाई साहब, इतना अगर पेपर ये, क्योंकि इतना आसान पेपर अगर आया है तो बात समझिए।
हाँ भाई, तो आप जरा बात समझिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इन लोगों ने। देखो क्वेश्चन ये है HBr पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड। तो अगर HBr पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, याद करिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, बात जरा समझिए कि अगर HBr का एडिशन आपको कराना है तो इसमें ध्यान से बात जरा समझिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों होते हैं, HBr पेरोक्साइड है, इसका मतलब यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। यानी सिंपल सी गणित ये है कि जहां स्टेबल रेडिकल बनता था वहीं Br जुड़ता था। यानी क्या ये यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ये देखिए चेक करिए, रेडिकल यहाँ सबसे स्टेबल बनेगा, यहाँ लो आंसर आ गया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, सबसे तेज सोल्यूशन देने वाला सिंगल इंस्टीट्यूट मोशन, इतने सारे क्वेश्चन किसी भी नहीं होंगे, सबसे फास्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा मोशन। क्वेश्चन ये है कि ये क्या है। ऑप्शन है आपके पास असाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक, बेंजीनोइड, एरोमेटिक, बेंजोनाइड, नॉन एरोमेटिक। सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या था? एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब सीधा सा था कि एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। क्लियर है भाई? बस सर 1 मिनट सर, बस एक मिनट बस। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन पोलर कंपाउंड पूछा है, मजा आ रहा है। पोलर कंपाउंड पूछा है, पोलर कंपाउंड में देखिए भाई साहब ऑप्शन क्या दिए हैं। अरे भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन तो आज तक नहीं अपन ने मोशन के टेस्ट में नहीं पूछा, जितना आसान क्वेश्चन पेपर में आया है। पोलर कंपाउंड देख के बताओ कौन सा पोलर कंपाउंड है। क्या सीधे दिख गया पोलर कंपाउंड? ये नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, क्या आंसर आ गया? इससे वाहियात पेपर हो सकता है क्या यार? बहुत ही आसान पेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स में क्या लिखा है? 2HI गिव्स H2 प्लस I2। इसमें आपको HI का कंसंट्रेशन दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। HI का कंसंट्रेशन दिया है 0.05 और रेट दिया है 7.5 इंटू 10 की पावर -4। फिर दिया है 0.01, 3 इंटू 10 की पावर -3। चेक करिए ध्यान से, क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं के HI का पावर 4, HI का पावर x, सॉरी अबे रबड़ कहाँ गई? ये वाली, ये अब आप जरा समझिएगा। तो यहां से HI का पावर x लिख देंगे। तो अब आप देखो HI का वैल्यू देखो 0.005, 0.01, क्या हो रहा है? डबल। रेट क्या हो गया? 4 गुना। इसका मतलब x का वैल्यू सीधे आ गया, 2 लो आंसर आ गया। भाई साहब इससे आसान काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो सकता है क्या यार? अब देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब ईमानदारी से, जो साल भर ईमानदारी से अगर क्लास भी अटेंड करेगा ना, वो इस पेपर को फोड़ के आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है देख लेंगे बेटा, उसको तो जल्दीबाजी में हो सकता है, ठीक है। ले एक सर लास्ट कर देते हैं, चलो अच्छा आप कर लो, फिर देख लेते हैं। डिलीट कैसे होगा? पूरा डिलीट हो जाएगा कंप्लीट? नहीं आगे चलेगा, ये आगे बढ़ नहीं रहा है सर, ये 15 के आगे बढ़ नहीं रहा है। इसे भर दो, 50 कर दो। नहीं हो रहा ना? हो गया ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है मैथ्स में, क्या है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसने पूछा है कि एक सर्कल है जो 4 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। सर्कल पासेस थ्रू 4 पॉइंट्स, ओके।
सर्कल है वो पास कर रहे हैं 4 पॉइंट से, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 पॉइंट से पास करा तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 0,0 है, ये 1,0 है, ये 0,1 है, राइट, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बेसिकली ऐसा सर्कल जो है ना ऐसे बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना ये डायमीटर हो गया, और जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो हम सर्कल की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो उसकी इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और आपने बोला है कि ये चौथा पॉइंट है वो भी सर्कल पर ही लाई कर रहा है, कहीं भी हो सकता है हमें नहीं पता, पर ये पॉइंट सर्कल पर ही लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 3k, 2k को यहाँ रख दीजिए। तो 3k, 2k को जब आप रखेंगे तो x की जगह रखेंगे 3k, ये आएगा 3k माइनस 1 प्लस 2k, ठीक है, और ये आएगा 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करने के बाद आएगा 13k स्क्वायर इक्वल्स टू 5k। तो k की 2 वैल्यू आएंगी, 0 तो हो नहीं सकता k, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/13। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/13, राइट। एक सेकंड, एक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसे एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है और लाइन दे रखी है 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 20, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दो दूसरी लाइनें भी दी रखी हैं, इसे पीछे जाने का भी कोई रास्ता होता है क्या? यही? अच्छा, इस पे नहीं, इस पे जाओ। नहीं, ये जैसे ही मिटाना हो तो ठीक है, इरेज कर लो उसको। अभी तो फिलहाल इससे चलते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन वाला कि दूसरी दो लाइनें दे रखी है अपने को, ठीक है। 2 लाइन्स और भी गिवन है और उनके नाम से उसने कुछ L1 L2 करके 2 लाइनें दे रखी हैं, ठीक है। और दोनों लाइनें जो हैं वो पासिंग हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसको भी पकड़ लें, ठीक है। पहले एक लाइन दे रखी है, 2 लाइनें दे रखी हैं L1 और L2, और दोनों लाइनें पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन दीज लाइन्स, ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन दीज लाइन्स। ये एक्चुअली भी क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों ने बताया मेरे को और सभी जगह पे गलत सर्कुलेट हो रहा है। वो सभी क्वेश्चन में वो सभी लोग जो है इसकी टेंजेंट वैल्यू बता रहे हैं, वो टेंजेंट वैल्यू नहीं मांग रहा, बेसिकली एंगल मांग रहा है ना। तो अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में जो बच्चे थे उन लोगों ने ये सारी बातें बताई, वी स्टार के स्टूडेंट्स ने। तो बेसिकली अगर आप इस लाइन को देखते हैं ना, तो ये लाइन अगर इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट से कट करती हुई जाएगी तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इस वाले के लिए तो आपको पता है, आप एक्स की जगह 0 डाल दोगे, है ना। नहीं, मैं वही तो मैं तुमसे मेरे को लगा तुम ध्यान से देख रहा हूँ। हाँ, तो वही। अच्छा, यहाँ पे 5,0 आएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0,4, यहाँ पे आ जाएगा 0,4, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है दोनों लाइनें जो हैं वो ट्राइसेक्ट करती हुई जा रही है इस लाइन को, ठीक है। अगर वो ट्राइसेक्ट करती हुई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरह से कुछ डायग्राम बन रहा होगा, ठीक है। अगर इस तरह का कोई डायग्राम बन रहा है तो बस मेरे को सिर्फ ये 2 पॉइंट और मिल जाए। अगर ये 2 पॉइंट मिल गए तो मेरे पास में 1 पॉइंट तो ये पड़ा ही है, तो मैं इस लाइन की स्लोप भी निकाल सकता हूँ और इस लाइन की स्लोप भी निकाल सकता हूँ। तो इस लाइन की स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास m1 आ जाएगा, इस लाइन की स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास m2 आ जाएगा, और m1 m2 को tan थीटा में डाल देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा धड़क से। अब क्वेश्चन में एंट्री क्या है ना, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग क्या बात है, इसने बोला ट्राइसेक्ट वर्ड यूज हो रहा है। ट्राइसेक्ट जब भी वर्ड यूज हो रहा है ना, तो देखो जरा, 0 से आप 5 तक आए हो, तो 0 से 5 तक आपने एक तरह से 5 का मूवमेंट किया, ठीक है ना, माने आप बढ़ा कर आए हो। तो अगर देखा जाए 0 से 5 तक आपने 5 बढ़ाया और वो भी 3 बराबर हिस्से करें, तो इसका मतलब ये कि हर हिस्से में 5/3 का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं 0 से जब नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो 5/3 जोड़ रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो 5/3 ऐड हो जाएगा, 0 + 5/3। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट और 5/3 ऐड हो जाएगा, तो अगर ये 5/3 और ऐड हो जाएगा तो 10/3 हो जाएगा। अच्छा, सेम वे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 से स्टार्ट हुआ और 0 पे है, ये तो कम हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, वो भी कितना, 4 कम हो रहा है। लेकिन क्योंकि 3 हिस्से हैं तो 4/3 रिड्यूस हो रहा होगा। तो अगर मैं 4 में से 4/3 घटाऊंगा तो 8/3 बचेगा, 8/3 में से और 4/3 घटाऊंगा तो 4/3 बचेगा। तो मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए। अगर मैं 4/3 में और 4/3 घटाता तो 0 बचता, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, तो ठीक है ना। और अगर ये वाला पॉइंट है तो हमारे पास में ये वाला पॉइंट 0 आ गया, सही बात है। अगर ये वाला पॉइंट 0 आ गया तो मेरे पास में क्या चॉइस है साहब? अब मेरे पास में ये चॉइस है कि मैं अब इसका m1 निकालता हूँ, ठीक है। तो मेरे से अगर किसी ने इसका 2/5 है ना L1 निकाल लेते हैं, तो देखो जरा L1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 - 0 / 10/3, 2/5 ठीक है। बोला तो कितना आ गया? 2/5 आ गया, डन। अच्छा, सेम वे अगर मेरे से किसी ने m2 पूछा होता तो m2 के लिए क्या करता मैं? 8/3 - 0 / कितना 5/3 करता, ठीक है। तो ये हो जाता है 8/5।
अब मेरे पास 2/5 8/5 आया पड़ा है, तो क्या मैं tan थीटा नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकता हूं। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जिंदाबाद, क्वेश्चन खत्म। यहां से तो क्वेश्चन हो जाएगा डन। ठीक है, आगे तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos 2x प्लस a sin x इक्वल टू 2a माइनस 7। ठीक है, और उन्होंने a की रेंज दे रखी हमें p से लेकर q तक, ये ऐसा उन्होंने हमें दिया है, राइट। ओके, तो क्वेश्चन को देखा जाए तो मुझे लगता है ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे, cos 2x को लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस a साइन x इक्वल टू 2a माइनस 7। ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है तो सबको एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x आ गया और माइनस का a साइन x आ गया प्लस का 2a आ गया और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 आ गया। सिंपल है ना, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए। कॉमन ले ले। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हम क्वाड्रेटिक लगाएंगे। ठीक है, चूंकि ये साइन में क्वाड्रेटिक है तो हमने शीधराचार्य लगाया। क्या लगाया? शीधराचार्य। तो ये आएगा a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2a माइनस 8 डिवाइड बाय 4। करेक्ट है, यहाँ तक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से साइन की वैल्यू मेरे पास आएगी a प्लस माइनस। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64। तो बेसिकली a माइनस 8 का होल स्क्वायर बन गया है। a माइनस 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय 4। ओके, तो साइन की दो वैल्यू आ जाएंगी a प्लस a माइनस 8 बाय 4 और a माइनस 8 डिवाइड बाय 4। करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास a माइनस 4 बाई 2 और ये आ जाएगा 2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन के लिए 2 तो पॉसिबल नहीं है। तो साइन के लिए आ गई a माइनस 4 बाई 2, राइट। अच्छा, साइन के लिए अगर a माइनस 4 बाई 2 आ रही है, ठीक है, साइन के लिए आ रही है a माइनस 4 बाई 2, राइट, ये आ गया। अब आप समझते हो कि साइन के लिए होती कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक होती है। ठीक है, तो साइन के लिए होगी -1 से 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 2 से लेकर 6 तक। बस बात खत्म। करेक्ट। तो बेसिकली आपके p और q आ चुके हैं, क्योंकि p जो होगा वो आपका 2 हो चुका है और q जो हो चुका है वो आपका 6 हो चुका है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मोशन के मॉड्यूल में भी दे रखा है। अगर आप मोशन का मॉड्यूल किया है, जिस बच्चे ने मोशन में पढ़ रहे हैं, मोशन के मॉड्यूल में है, क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, बताता हूँ क्या किया है। उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया r, tan 9 डिग्री दिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने tan 81 दिया लास्ट में, है ना। tan 81 को मैं लिख रहा हूँ cot 9, tan 81 को लिख रहा हूँ मैं cot 9। ठीक है, इसी तरह से माइनस में लिखा है उन्होंने tan 27 डिग्री लिखा है और साथ में लिखा है cot 63। cot 63 को लिख रहा हूं मैं, सॉरी, tan 63 लिखा है, उसको लिख रहा हूं मैं cot 27। समझ में आ गया आप लोगों को क्या कहा है? tan 9 डिग्री था यहाँ पर। ठीक है, आगे दे रखा था tan 81। tan 81 को मैंने cot 9 में कन्वर्ट करा है। ठीक है, फिर tan 27 डिग्री था, वो तो है ही, और यहाँ पर tan 60 डिग्री था, उसको मैंने 63 को cot में चेंज करा है 27 में, राइट। इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे हम लोग। साइन कॉस में जब आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, है ना, साइन 18 बन जाएगा नीचे। साइन कॉस में चेंज करेंगे तो आप लोग, ठीक है, इसको भी साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन साइन 54। करेक्ट है। और साइन 18 की वैल्यू और साइन 54 की वैल्यू हमें पता रहती है, क्योंकि साइन 54 का मतलब होता है cos 36। साइन 54 का मतलब होता है cos 36। आगे समझ में? ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों आएगी 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1/4 बच्चों, और ये आ जाएगी √5 प्लस 1/4। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से r आ जाएगा, है ना। और r की वैल्यू मेरे पास अभी है नहीं, मेरे ख्याल से सॉल्व कर देता हूँ। चलो मैं 8, तो ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, √5 प्लस 1/2 आ जाएगा 2/4। आई थिंक ये 4 आ रहा है, करेक्ट। तो r की वैल्यू 4 आ रही है, तो हमारे पास p आ चुका है, q आ चुका है और r आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा p q इंटू r। ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 4, यानी आंसर मस्ट बी 48। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था बेसिकली? पी क्यू आर का प्रोडक्ट पूछा था उन्होंने। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था पी क्यू आर की वैल्यू प्रोडक्ट क्या होगा। तो पी और क्यू तो हमने ए से निकाला था और आर के लिए हमने यहाँ से निकाली। तो मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्वेश्चन जो है ना, इन्होंने बेसिकली क्या करा है, सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में बच्चे से मेहनत करवाई है। बता पीछे क्यों नहीं आता? बच्चे से उन्होंने बहुत मेहनत करवाई। मतलब पहले ये केस इन्होंने ए निकलवाया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है बेसिकली। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने 2 पार्ट पूछे हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट आता है वो तो इक्वेशंस में आता है, और ये वाला जो पार्ट आता है वो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में आता है, राइट। तो मिला के क्वेश्चन पूछा गया, पर क्वेश्चन अच्छा है और लेंदी भी है। मतलब मैं, अगर आपके पास टाइम हो तो ही ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। देखो मैं एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
ये आगे खुशी से बढ़ता है अपनी, तो प्लस ना, प्लस ही तो दबा रहे हैं। ओके हाँ देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा ना बीटी का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। n-1 CR इज इक्वल टू में दे रखा है k² - 8 मल्टीप्लाइड बाई NC R+1, ठीक है। और क्वेश्चन वाले ने पूछा है फाइंड रेंज ऑफ के, फाइंड रेंज ऑफ के, है ना भाई। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखो अब क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर पहली चीज जो समझ में आती है ना वो ये कि हम एक चीज के बहुत करीब हैं। k² - 8 को पढ़ा रहने दो, इसके दांत उखाड़ लीजिए, n बाहर आ जाएगा, नीचे से R+1 बाहर आ जाएगा ना। अच्छा पीछे से नए दांत आएंगे, n-1 वाला, इधर से नया दांत आएगा R वाला, ये तो पता ही होगा, एक एक दांत कम हो गए। अच्छा इधर की तरफ ध्यान से देखोगे ना तो ये भी बड़ा मस्त है, ये और ये तो सेम है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब ये कि मेरे को यहां से एक बात समझ में आ रही है कि k² - 8 अगर मैं एक तरफ यहीं छोड़ दूं और बाकी सामान को उधर भेजाऊं तो मेरे को R+1/n दिख रहा है। अच्छा बच्चे को एक चीज और बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि अगर यहां इसको देख रहा हूं, ये जिंदा ही तभी रहेगा जब n जो होगा वो R+1 से बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा होगा तभी, है ना। अच्छा अगर ये इससे बड़ा होगा तो अगर मैं n का डिवाइड करता हूं तो मुझे ये बात समझ में आती है कि R+1 जो है R+1/n करता हूं तो 1 आ जाएगा, <1। इसका मतलब ये कि ये <1 है। अब सोचो अगर किसी का RHS जो है वो अगर <1 है तो LHS अगर उसके बराबर है तो LHS भी <1 हो गया, तो k² - 8 इज <1 कह सकता हूं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ k² - 9 इज <1, सॉरी इज <0, ठीक है। आ जाओ साहब, ये कोई बात नहीं, हो गया ठीक है 0 यहाँ से चलाओ, पेन चलाओ, ठीक है। ये अपनी खुशी से चलता है कभी कभी, ठीक है। k की वैल्यू जो आ रही है वो -3 से 3 आ जाएगी साहब, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज पे भी ध्यान देना चाह रहा था कि अगर बाय द वे एक चीज, इससे पहले कि अपन इस वाले की बात खत्म करें, मेरा ज्यादा ख्याल है ना ये जो भी वैल्यू होगी ये हमेशा 0 से तो बड़ी होगी ना। करेक्ट, बिल्कुल होगी। ये अगर 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 से बड़ा होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट, सही बात है ना। करेक्ट है। इसका मतलब ये कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी और दौड़ेगी, तो k2 ठीक है, से 3 हो जाएगा। हाँ ये दो तरफ खेल गया ये बंदा, अब कैसे खेलेगा। हाँ जे के अंदर वो थोड़ा स्मार्ट गेम खेल गया आपके साथ में। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर अब क्या किस तरफ लेकर जा सकती है बात को, अब ये अगर देखा तो बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बस इससे ज्यादा क्या चेंज होगा, क्या करा जाए बताओ। मैं कर देता हूँ, हाँ बोलो, करो ना। देखो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो ही गया आपका, है ना। तो k यहाँ से आ गया -3 से 3 आ गया। अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करो, 2√2 से -2√2 -8 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ तो k की वैल्यू आ जाएगी जो 2√2 से बड़ी और -2√2 से छोटी, -2√2 यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी, 2√2 से इन्फिनिट, और दूसरी तरह से -3 से 3, ठीक है। अब दोनों को मिला के खेल लो, ठीक है। जब दोनों कॉमन निकालेंगे तो k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -3 से -2, टेंजेंट एंड नॉर्मल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता रोशन, यूनियन 2√2 से 3, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में और कोई कंडीशन दे रखी है कि पॉजिटिव है, इस तरह की कंडीशन होगी तो उसके हिसाब से आप नहीं बस इतना ही है क्वेश्चन के अंदर, रेंज ऑफ इसके बारे में पूछा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मेरे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर से मेरे पास जो क्वेश्चन आया है। एक मुझे बड़ा सरप्राइजिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है, थोड़ा मुझे पच नहीं रहा लेकिन मैं करा देता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का तो नहीं कहीं। हाँ क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, बहुत सिंपल सा, मतलब मुझे थोड़ा पचा नहीं, और बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आया है, तो नहीं वो तो उसने भी बोला था ना V-स्टार वाले स्टूडेंट ने कि ये क्वेश्चन मुझे पच नहीं रहा, अगर ये आया है तो भैया मैं तो कहूंगा कि इतिहास लिखा गया बहुत टाइम बाद कि ऐसा क्वेश्चन जेई मेन वालों ने पूछ लिया। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है क्योंकि इसमें रेशनलाइज करना है, सिंपल सी बात है, उसमें रेशनलाइज करना, तो इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लोगे। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। हाँ नहीं वही तो कह रहा हूँ, इतना आसान क्वेश्चन आपने रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के बाद थोड़ा सा मुझे कंफर्म करिए जो बच्चे देख रहे हैं हमें कि वास्तव में ये क्वेश्चन था भी कि नहीं था। सॉरी x कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बार ले आ जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 आने के बाद इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं, 2/3 3 + x की पावर 3/2 बाद में फिजिक्स वालों को -2/3 1 + x की पावर 3/2, ठीक है। सिंपल ये आपका आसान आंसर हो गया +c। थोड़ा सा मुझे हो सकता है, पर अगर ये वास्तव में आया है, ठीक है, ओके, तो वास्तव में इससे आसान क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कि इतने टाइम बाद आया होगा पेपर में, ओके। और एक क्वेश्चन और छोटा सा लेके सब मैं जीबी सर को हैंड ओवर करता हूँ। नहीं मेरे नहीं, मिस्ट्री सर वेट करें बस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं आया था सर पिछली बार वाले, अब बच्चे बता रहे हैं आ गया z + i और इक्वल टू z - 1, ठीक है।
और ये क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड, मतलब कितने लोग ऐसे हैं, कितनी जेड की वैल्यू होंगी जिसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या 3-3 बराबर हैं? ठीक है, तो देखा जाएगा अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं 0-1 से दूरी, तो आपको देखा जाएगा तो ये 0-1 से दूरी, 0,1 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,-1 और ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। ये इधर है, देखो जो भी बच्चे ना नए हो वो ध्यान से सुन लेना भाई, ये 1,0 दे रहा है, आईटा की वजह से हम इधर देखते हैं ना, ये माइनस है, हाँ 0,- है, ये 0, पॉइंट ऐसा है जो इसके तीनों से बराबर दे रही, दैट इज 0, 0, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। हाँ तो बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन कोई ज्योमेट्री से ना करना चाहे तो उसके लिए दूसरा तरीका, आप z की जगह x प्लस आईटा वाई रखिए, सॉल्व करो पूरा, हमारा आसान, सबसे आसान तरीका है। तो z की जगह आप x प्लस आईटा वाई रखिए, जब आप x प्लस आईटा वाई यहाँ रखेंगे और फिर इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस, नहीं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन शायद नहीं मिला अभी तक हमारे को, हमने ट्राई किया था स्क्वायर, ठीक है, और बच्चे ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, हम क्लास में ही बोलते हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे कुछ ना हो तो z की जगह x प्लस आईटा वाई जिंदाबाद। और मैंने ये भी क्लास में बोला है, हम लोग सबने एक क्लास में बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन अगर जनरली जेईई मेंस में इजी आता है, नहीं मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो है ना 100% अटेम्प्टेबल होता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, सर कह ही रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट, सॉरी ये मैंने दोनों सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है यहाँ तक तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2। नहीं वैसे दिख रहा है एक्स की जगह ये दोनों कट गए तो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 अपने सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप 0 सॉल्व कर देगा वैसे ही। तो सॉल्व करने पर आपका 0 वैल्यू आ जाएगी, आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत अरे मैं तो कहता हूँ ऑप्शन में भी तो एक कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा ना, तो किसी ने भी अगर 0 रखा होगा तो भी काम खत्म। अगर किसी बच्चे ने यहाँ से सॉल्व करा तो यहाँ से y = 0 आपको सीधा मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं कर रहा है। अगर किसी ने भाई ऑप्शन में 0 रहा होगा तो आप 0 रखोगे तो आईटा का मोड माइनस आईटा का मोड 1 का मोड 0 नहीं रहा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, उन्होंने नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी थी z की कि कितनी वैल्यू z की सेटिस्फाई करेगी, तो आंसर 1 आएगा, एक ही आएगा, एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी which is 0,0। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल करके यहाँ से y 0 आ जाएगा। ओके, और जब y की वैल्यू 0 कर देंगे आप, तो y की वैल्यू 0 करके आप यहाँ रख दीजिए y की वैल्यू 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो बेसिकली एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ज्योमेट्री से करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री से आपको डायरेक्ट दिख रहा था, एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो तीनों से सिकल सीरीज का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके बहुत परेशान रहते हैं, मेरे क्लास में मतलब कई बार बोला गया कि बेटा इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आगे फिजिक्स वालों को मौका देना चाहिए, बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, बोले उनको बीच में निकाला गया था इनको बीचों से निकाला गया था और उसके बाद हम बहुत देर तक वेट करते रहे। फिर आपको वेट करना पड़ा। हम भी वेट करते रहे। अच्छा। हेलो बच्चों, है ना? चलिए, तो अभी जीबी सर ने आपको मैथ्स के बारे में बता ही दिया। देखिए, मैं जब तक मैसेज पढ़ रहा था कुछ बच्चों के, हम जब क्वेश्चन और राइट कर रहे थे बच्चों से पूछ के, तो कई बच्चों का था सर कितना स्कोर करें। यार देखो, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जितना आप अपना बेस्ट कर पाओ ना वो करके आना। ये दो बच्चे भी जो करके आए ना, ये अच्छा पता है क्यों करके आए, कुछ सोच के नहीं गए थे। पेपर में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। इसमें से एक बच्चे का तो पहला क्वेश्चन जिसमें अभी फिजिक्स में 24 की है, उस बच्चे ने फिजिक्स में 24 किया, वो कह रहा था पहला क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन में ही वो उसका, और उसने वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में वापस अटेम्प्ट किया, उससे नहीं बना। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं बना, 24 करके आया वो, तो पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो किसी भी हाल में पैनिक नहीं करना है, मस्त होके पेपर दो, जो आ रहा है वो करो, वो सारे। अच्छा, ईएम वेव का एक सवाल आया है, निहायती लल्लू आया है ना सर? ये वो ईएम वेव वाला सर क्वेश्चन दिया है सर। ई वेक्टर दिया था 200 वोल्ट, ई की वैल्यू दी थी 200 वोल्ट मीटर आई कैप, और साइन का कुछ फंक्शन था, साइन कुछ करके, है ना? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख लेते हैं सर अपन, तो माइनस के एक्स, है ना? ओके। और ये क्वेश्चन था, और सर इंटेंसिटी पूछी थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो
EM वेव से क्वेश्चन आपने बोला, मैसेज आया, तो EM वेव का क्वेश्चन नहीं पहले ले लेते हैं। हमेशा ही आता है क्वेश्चन। हाँ, ये आता है सर, ये बहुत, ये क्वेश्चन तो देखिए, अगर किसी का EM वेव छूटा हुआ है तो इंटेंसिटी, EM वेव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इंटेंसिटी का आता है, सेकंड नंबर आता है इक्वेशन ऑफ E दी हुई हो और B निकालना हो। ये दो क्वेश्चन तो श्योर सबसे ज्यादा आते हैं, बेसिकली यही। हाँ, या फिर थोड़ा बहुत कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट से आ जाए। हाँ बिल्कुल, मेनली तो सर ये दो तो सबसे ज्यादा आते हैं। तो एक तो यहाँ कवर हो ही गया है, एक तो यहाँ कवर हो ही गया है। एक आप देख लीजिएगा, इक्वेशन E की इक्वेशन दी गई हो तो B निकालना, और B की इक्वेशन दी गई हो तो A निकालना, ठीक है सर। तो इसमें ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है, दैट हाँ, इज E नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू योर 200। अब यहाँ पर हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो स्टूडेंट जानते हैं कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, दैट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। E नॉट स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पूरा मतलब EM वेव की एनर्जी डेंसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम यहाँ से इंटेंसिटी एस्टिमेट करेंगे, तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज U एवरेज मल्टीप्लाई बाय C के बराबर। C के बराबर, बिल्कुल। है ना? तो यहाँ से इसे हम डिराइव भी करते हैं क्लास में, लेकिन अभी आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय C। हाँ, डायरेक्ट याद रखना हमारे है। पास आ जाएगा इंटेंसिटी की वैल्यू, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इनटू C। बिल्कुल, डेफिनेटली वैक्यूम में ही दिया होगा। हाँ बिल्कुल सर, और इसकी वैल्यू रखते हैं आंसर, 10 पावर 8, और ये E नॉट की वैल्यू आप रख दीजिए बस। और C की वैल्यू तो याद ही है। आ जाएगा। सर वो पूछ रहे हैं मैग्नेटिज्म से, Magnetism तो से। मैग्नेटिज्म से मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ। जो मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आया था वो भी देखिए, दो वायर्स हैं, स्ट्रेट वायर्स, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे हिसाब से सर कुछ है नहीं इसमें। देखिए मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन था, तो आप देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, तो अब द प्लेन आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो अब द प्लेन आएगा, किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए और सवाल खत्म। हाँ, मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका भी अब द प्लेन है, इसका भी अब द प्लेन है, और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। R की जगह 5/2 सेंटीमीटर लिख दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, दैट्स ऑल। I दे रखा है, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। देखिए कैलकुलेशन क्या ही करनी, ठीक है, मुझे पता है सारे सामने बैठे बच्चे कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू पता है, ठीक है। और उसके बाद में सर एक वो जो मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन था, हाँ एक सर ऑप्टिक्स में ठीक क्वेश्चन आया था, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है cot A/2, डेविएशन मिनिमम शायद पूछा था सर, डेविएशन मिनिमम, प्रिज्म है, एपेक्स एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2, डेविएशन मिनिमम। तो मेरे सिंपली वैसे तो हमें स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, mu इक्वल्स टू दैट इज साइन डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 अपॉन साइन A/2। सिंपल सा क्वेश्चन है। और हमें इसमें क्या प्रोवाइडेड है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, दैट इज cot A/2। तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज cot A/2, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होते ही आंसर है खट से। तो यहाँ से सिंपली इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, इधर आ रहा है cos A/2, cos A/2 सेमीकंडक्टर से आया था साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस A/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम वैल्यू आपस रखते ही में रिलेट कर सकते हैं, वैल्यू रखते ही इसको 90 माइनस कर देते हैं, साइन ऑफ 90 हाँ, माइनस, तो बिल्कुल 5/2 माइनस A/2 इक्वल्स टू डेल्टा मिन प्लस A/2। तो सिंपल आंसर है इसका पाई माइनस 2a, 2a, पाई माइनस 2a, इसका आंसर है पाई माइनस 2a। ठीक है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर से एक फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का आया था सर। हाँ, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का ये पहचानना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रिवर्स बायस में, सेमीकंडक्टर में से। तो जैसे सेमीकंडक्टर इस तरीके के क्वेश्चन है, ये डायोड दिया हुआ है, कोई रजिस्टर लगा हुआ है, अब मान लीजिए ये अर्थिंग प्रोवाइड कर रखा है, ये हाँ, प्लस और मान लीजिए दे दिया। हाँ, इस टाइप से कुछ वैल्यू मान लेते हैं। उन्होंने ऐसे 4 डायग्राम दिए थे, जैसे मान लीजिए +2 है तो ये +2 है, ये 0 है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, ऐसे कभी यहाँ -5 दे दिया, कभी +3 दे दिया, इस तरह से यहाँ अर्थिंग यहाँ कर दी। 4 डायग्राम, क्योंकि एग्जैक्टली अभी तो मेमोरी बेस्ड है ना,
तो हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये है कि यहाँ अर्थिंग दे दी, यहाँ 2 दे दिया, ऐसे करके आपको रिवर्स बायस पहचानना था। तो आपको पता है कि ये वोल्टेज अगर हाई है, ये लो है, तो फॉरवर्ड बायस है, और ये हाई है, ये लो है, तो रिवर्स बायस है। बच्चे बहुत पूछ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं आया था। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं मना ही किया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हाँ, आया नहीं। नहीं आया, बच्चों ने मना किया। देखिए अगेन हम ऑफिशियली कमेंट नहीं कर रहे, बच्चों ने मना किया है, और वो भी जो 25 में से 24 करके आए हैं। ठीक है सर, वो ऑप्टिक्स का अपीयरेंट डेप्थ वाला भी बहुत ही आसान आया था। ऑप्टिक्स का अपीयरेंट डेप्थ आया था कि 2 लिक्विड भरे हुए हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है शायद 5/3, इसका 4/3। ठीक है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अपीयरेंट डेप्थ बतानी, अपीयरेंट डेप्थ। तो मेरे हिसाब से देखिए, अब बस सीधे देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना, सबसे ज़रूरी मैंने कहा था 1 महीने पहले भी, जिनके 2-3 दिन बाद पेपर है वो कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखें कि यार सारे चैप्टर कवर करके जाओ। हाई लेवल पे मत करके जाओ, आसान लेवल पे करके जाओ, लेकिन सारे चैप्टर कवर करके जाओ। ठीक है, तो इसमें तो देखिए सीधा सीधा अपीयरेंट डेप्थ का अगर मैं लिखूँ तो 6 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्लस 6 बाई 5/3, 4/3 एंड 5/3 इंटू 1, ये अपीयरेंट डेप्थ आ गई। जो सीधा फॉर्मूला होता है थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, तो खटाक से हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, और भी आए थे सर, वो कैपेसिटर का आया था। हाँ, कैपेसिटर का एक क्वेश्चन था। अच्छा देखिए, कैपेसिटर से थोड़ा सा यहाँ है, कैपेसिटर से पिछले साल 22 और 23 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो 2 ही टॉपिक से थे, इसलिए मैंने बच्चों को कहा था ये 2 ही टॉपिक कीजिएगा। एक था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आरसी सर्किट सिंपल, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय कैपेसिटर, और एक डाइलेक्ट्रिक। लेकिन इस बार स्टडी स्टेट वाला सवाल है, देखिए है, तो इसके कम थे, लेकिन पहले पेपर में ओपनिंग इसी से हुई है, इसके पेपर कम थे। मॉडर्न में बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे, कुछ थे ही नहीं, मतलब इस टाइप से। मॉडर्न में एक बाइंडिंग एनर्जी वाला आया था, और जो बच्चे ने बताया हमें, क्योंकि एक्चुअली और एक शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट कैसे वेरी कर रही है। अच्छा, इंटेंसिटी डबल कर दोगे या ट्रिपल कर दोगे तो फोटो करंट कैसे वेरी करेगी, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से था मॉडर्न में, और एक बाइंडिंग एनर्जी दे रखी थी और क्यू वैल्यू पता करनी थी। ये वाला क्वेश्चन आया था सर कैपेसिटर का। हाँ, स्टेडी स्टेट की कंडीशन है, देखिए स्विचिंग आपको दिखाया हुआ नहीं है, इसका मतलब सर्किट स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है इसमें। हाँ, तो प्रॉपर्ली हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। बिल्कुल ठीक सर। है, तो सिंपली स्टेडी स्टेट की कंडीशन स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा, हाँ, तो इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो बैटरी से करंट आएगा बेसिकली वो एक तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा और डायरेक्ट इधर आ जाएगा, बिल्कुल, और प्लस इधर वाला करंट यहाँ से होता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोग इस करंट की वैल्यू एस्टिमेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अब ये दोनों सीरीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अपने पास 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हाँ। है, और यहाँ पर करंट आ जाएगा 15/3 दैट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, और उसमें 1.5 आ इस साइड जाएगा। में हमारे पास करंट आ जाएगा दैट इज 15/10। लॉजिक गेट से नहीं था बेटा क्वेश्चन, 1. फ्लूइड से अभी बच्चों ने बताया नहीं हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का आपको क्या एस्टिमेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अपने पास VA माइनस VB दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इधर से जाते हैं सपोज, तो दैट इज प्लस 5 into 1 एंड माइनस ऑफ 4 into 1.5। तो बेसिकली ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 150 माइक्रोकूलम चार्ज भी आ जाएगा। A का पोटेंशियल हायर है, B का पोटेंशियल लोअर है, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड Q इक्वल्स टू C डेल्टा V अपने पास आ जाएगा। बिल्कुल। दैट इज 150 माइक्रो कूलम आ जाएगा डायरेक्टली। और आप कह रहे हैं फ्लूइड से एक एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थे दोनों स्टेटमेंट में बता देता हूँ, स्टेटमेंट सुन लीजिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट 1 जो था वो ये था कि इन गैसेस विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी इज हायर देन विस्कोसिटी इन लिक्विड। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टेटमेंट 1, इन गैसेस विस्कोसिटी इज हायर देन विस्कोसिटी इन लिक्विड। तो ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि लिक्विड में फोर्स जो होता है लेयर्स के बीच में ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
ठीक है। सेकंड है, अच्छा इन जनरल बात हो रही है, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं। कई बच्चे बोले सर ये वाली गैस और ये वाला फ्लूइड, एक्सेप्शन नहीं, हमारे फिजिक्स में इन जनरल बात होती है। सेकंड है सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। सेकंड स्टेटमेंट सुनिएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस if a insoluble impurity is mixed in liquid। ठीक है, insoluble ध्यान रखिएगा, शुगर सॉल्ट इस टाइप की चीजें नहीं मिलाई गई है। ठीक है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मिक्स की गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ कोहेशन होता है उस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा फोर्स होगा हाँ उतना ही सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है आपने इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी डाली है। ठीक है, सेमीकंडक्टर से आपको बता ही दिया, एक डायोड का क्वेश्चन आया था, सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। हाँ, काइनेमेटिक्स से सवाल था, काइनेमेटिक्स से बहुत ही एकदम हलवा सवाल था, एकदम लड्डू सवाल था। उससे लड्डू सवाल क्या होगा, अब काइनेमेटिक्स खासकर ये उन बच्चों के लिए है जो बार बार टावर से प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन टू प्रोजेक्टाइल इनसे डरते हैं। कुछ नहीं, बहुत ही निहायत सिंपल सवाल था। आर दे रखा था पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा देखिए हो सकता है डेटा इधर उधर हो जाए क्योंकि ये बच्चों की मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, लेकिन ऑल होलसेल आत्मा वही है क्वेश्चन की। आर दिया था वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो बताइए बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें पूरी की पूरी मैथ्स लगेगी, 3D लगेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर लगेगा, वेक्टर लगेगा और इंटीग्रेशन लगेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। इसमें सब करना पड़ेगा ना। ये पोजीशन दी है और पूछा है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 बताओ। जो 2 महीने 11 पढ़ ले वो कर लेगा ना। हाँ जी, डिफरेंशिएट मारो 8t i कैप। अब इसमें क्या ही बताएं, और t की वैल्यू भी 1 दी है यार, डूब मरो, है ना। मतलब उनको बोल रहा हूँ पेपर बनाने वाले को कि यार t की वैल्यू कुछ तो दे देते थोड़ा, है ना। अच्छा आप देखो सर एक ये उससे आया था, ये अच्छा सवाल था। सर्कुलर ट्रैक है ना, सर्कुलर ट्रैक है, उस पर एक ट्रेन चल रही है, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस शायद है 400 मीटर। एक ट्रेन चल रही है उस पे 12 मीटर पर सेकंड से। दोनों जो रेल्स हैं, जो रेल्स है उनके बीच का गैप है 1.5 मीटर। दो जो रेल्स है उनके बीच का गैप है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, है ना। ठीक है, तो 1.5 मीटर, तो एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से कितना ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि ट्रेन टर्न कर पाए, है ना। बैंकिंग वाला, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। और सर नहीं तो अगर कोई बच्चा वहीं पे ऑन द स्पॉट भी एफबीडी बना ले तो एक लाइन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया। ट्रेन ट्रैक है, ट्रेन ट्रैक घूम रहा है, तो इस ट्रैक को कितना उठाना पड़ेगा कि इस स्पीड से ट्रेन ये सेफ स्पीड रहे, है ना। तो मेरे हिसाब से वही इंक्लाइंड पे ये ट्रेन टाइप चल रही है ऐसे, ये एक पटरी है इनटू द प्लेन, ये दूसरी पटरी है। ठीक है, और ये आपका एक लगेगा नॉर्मल, एक लगेगा mg, सर्कुलर मोशन होगा इस तरफ, नॉर्मल का इधर कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा n cos थीटा, हाँ n sin थीटा आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और n cos थीटा बराबर mg। दोनों से आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय आर जी, और tan थीटा को आप लिख दीजिए h बाई एल। एल है यहाँ 1.5 मीटर। अच्छा एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक में कितनी हाइट डिफरेंस है, ये रहा, ये h और l, तो ट्रैक कितना ऊपर उठा है, तो h बाई एल, खत्म। तो मतलब आसान है। देखिए ठीक है, ये थोड़ा सवाल ठीक लगा सर मुझे, अ लिटिल बिट। इसमें भी इन जनरली तो मार्केट में फॉर्मूले भी है, हाँ तो वो फॉर्मूले से भी खटाक से हो जाता है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है सर, और ईएमआई वाला तो अपन ने ले ही लिया। एक ईएमआई का क्वेश्चन आया था सर। अच्छा हाँ सर बिल्कुल, बच्चे पूछ भी रहे हैं। हाँ ईएमआई एरर नहीं आई थी ना सर, एरर नहीं बताई ना बच्चे, एरर नहीं बताई, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, आप पढ़ के जाइएगा। देखिए एरर, देखिए 8 में से 6, अगर मैं पिछले पेपर की बात करूँ तो 8 में से 6 क्वेश्चन आए थे। 8 पेपर में अगर 6 क्वेश्चन आए हैं तो मान लो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया तो हो सकता है सेकंड शिफ्ट में आ जाए। एरर क्या वेटेज अच्छा खासा है। ईएम वेव के दोनों फॉर्मूले पढ़ के जाना। कट ऑफ क्या जाएगी यार, कट ऑफ मुझे लगता है अ लिटिल बिट, थोड़ी सी। आप देखिए अभी अगर आपका पेपर है तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कुछ सोच के मत जाइए, बिंदास जाइए। ये दोनों बच्चे कल भी आए थे, मिले,
इनको सर कल आए थे परसों? हाँ परसों ही आए थे। परसों तो इनको सिर्फ एक चीज बोली थी कि बेटा तुम अपना बेस्ट दे के आना और कुछ मत करना, एकदम कूल एंड काम होके जाना। और वाकई में ये यही दे के आए। तो सोचिए 73 करके आया है 75 में से, और अब तक जितने भी आंसर हमने बताए वो उसके सब सही है। तो आप भी कुछ मत सोच के जाइए, वो बच्चा कुछ सोच के नहीं गया था और पहला क्वेश्चन नहीं हुआ उससे, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ सर उसका। तो वही वाली बात है। ये एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं सर ये वाले। हाँ इसमें गिवन है कि एक हमारे पास कंडक्टिंग लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है और इसको हम 10 सेकंड में यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, जैसा उन्होंने हमें बताया उसके करस्पॉन्डिंग। ओके। तो अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है उसके साथ ये एंगल 60 डिग्री का आपको प्रोवाइडेड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 4 टेस्ला गिवन है। रोटेशन में बालक एमओआई का सवाल आया था, वो हमने ले लिया, आप पीछे जाके देख लीजिएगा। तो इसमें बहुत लल्लू क्वेश्चन था। अगर हम किसी इंस्टेंट पर फ्लक्स एस्टिमेट करेंगे तो बी डॉट ए से एस्टिमेट हो जाएगा एंड दैट इज बी ए। अभी थर्मो का भी लेते हैं, थर्मो का भी बताते हैं आपको। अब अगर हम यहाँ पर ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो 10 सेकंड में हमने इसको रिमूव कर हाँ, दिया है। 10 सेकंड में रिमूव कर दिया। तो प्रॉपर्ली जो रेट ऑफ चेंज है यूनिफॉर्मली रिमूव किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा फ्लक्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग ई बराबर माइनस d5 बाई dt, यहाँ से हम ईएमएफ एस्टिमेट कर सकते हैं और वो माइनस डेल फाइव बाई डेल टी हो जाएगा। हाँ यहाँ पर माइनस ऑफ डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी हो जाएगा बिल्कुल। हम यहाँ भी मॉड निकाल लेते हैं सिर्फ इसका। नहीं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल नहीं आया था, आएगा। ऑप्टिक्स से आया था, ऑप्टिक्स से थे 2-3 क्वेश्चन। अभी सब बात करते हैं। cos 60 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो इजीली b की वैल्यू हाँ, गिवन है बस 4 टेस्ला, बिल्कुल है ना। वैल्यू एरिया रखे है हमारे पास 2.5 नहीं, ग्रेविटेशन से अभी तक तो बच्चों ने नहीं बताया, एसी से भी शायद नहीं बताया है। एक्चुअली सब मेमोरी बेस्ड है ना। देखिए बच्चे बेचारे पेपर देके आए हैं। सर करंट का वो कह रहे थे, तो करंट में एक मीटर ब्रिज का सवाल था सर ये वाला। तो करंट में मीटर ब्रिज का सवाल था और अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस था क्या, यहाँ एक 4.5 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस आर था, बैलेंस लेंथ थी 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अच्छा एक बच्चे ने कहा था कि सर ईएमएफ में कौन से 2 फॉर्मूले। देखिए एक तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई हो वेक्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। बस ये फिर 2 ही चीज़ है, इन 2 पे ईएमएफ के सारे मेनली क्वेश्चन आते हैं। अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है डायग्राम नहीं आता। थियोरेटिकल क्वेश्चन जब आता है तो वो देते हैं कि नोन रेजिस्टेंस इज 4.5, ठीक है, एंड अननोन इज आर एंड बैलेंस लेंथ इज 60। तो बच्चों को लगता है 4.5 यहाँ लिखे यहाँ लिखे। जब भी अगर नहीं दिया हो तो पहला होगा नोन, दूसरा होगा अननोन और बैलेंस लेंथ यहाँ आएगी। ध्यान रखिएगा अगर उन्होंने बोला नोन ये है तो, ठीक है। अब आपको इसकी एल और ए भी दे रखी थी, वो बच्चे को याद नहीं थी। हाँ इसकी रो फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन क्या था बता देता हूँ आपका, था नोन रेजिस्टेंस इज 4.5 बैलेंस लेंथ इज 60। तो डायग्राम याद रखिएगा ऐसे ही बनेगा, या नोन है और इसकी लेंथ और एरिया दे रखा था। बच्चे ने कहा सर रेडियस दे रखी, लेंथ दे रखी थी, सारा डेटा तो याद नहीं होता, तो लेंथ और एरिया दे रखा था, तो इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करनी थी। तो आप देखिए सिंपल सा मीटर ब्रिज का सवाल है, 4.5 इंटू 40 बराबर आर इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से आर खट से आएगा आपका, ये हो गया आपका 45 183 ओम आ रहा है, और उन्होंने एल और ए दिया था, बेसिकली रेडियस दी थी। तो आप पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेंगे, एल दिया था रो आ जाएगा, ठीक है। और सर ये वाला कवर भी हो गया। एक सर उससे आया था सर मैग्नेटिक के चार्ज वाले पोर्शन से, मतलब मोशन ऑफ चार्ज से, कि एक प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है। देखिए इसमें जो अपना प्रोटॉन है ना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मतलब ई और बी दोनों है यूनिफॉर्म गिवन थे, और उसमें हमने प्रोजेक्ट किया है। प्रोटॉन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्या बनेगा, क्या केस रहेगा? 4 ऑप्शन हो सकती है ना। तो बेसिकली जो प्रोटॉन है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी चलना चाहिए। तो इसके ऊपर जो लॉरेंट्ज फोर्स हो जाएगा दैट इज Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाने के लिए हमारे पास फोर्स 0 होना चाहिए। तो बेसिकली जो रिलेशन आने वाला है वो चार्ज के नेचर के इंडिपेंडेंट आने वाला है, एंड दैट इज ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी।
मतलब 4 ऑप्शन थे उसमें जो उनका जो जूस था वो यही है जो सर ने लिखा है। सर एक है ना बच्चे वो थर्मो का सुहानी थर्मो की चीज पूछ रहे हैं सर, वो वाला बताइए MS डेल्टा टी वाला। आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। उससे भारी क्वेश्चन कोई पेपर में था ही नहीं, मतलब इतना बहुत भारी क्वेश्चन आया थर्मो से। एक ऑब्जेक्ट का मास गिवन है हमें, दैट इज 0.08। हाँ थर्मो से ही बता रहे हैं कुछ। और इसका हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, दैट इज 0.17 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमें गिवन है डेल्टा टी। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, डेल्टा टी भी डायरेक्ट दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 5 डिग्री पूछा है कि यहाँ पर इसमें कितना हीट आएगा, या हाँ, कितना इंटरनल एनर्जी, चेंज इन थर्मल इंटरनल एनर्जी। तो अगर मान लीजिए इससे कोई वर्क डन अगर नहीं हो रहा है हाँ, एटमॉस्फेरिक हाँ, में, तो कोई आइडिया दिया हुआ नहीं है, तो बेसिकली जो भी हमने हीट दिया है वही इसका इंटरनल एनर्जी, दैट इज MS डेल्टा टी एंड मास गिवन है, S गिवन है और डेल्टा टी गिवन है। कितना बस, इजी सा क्वेश्चन है। बस स्टूडेंट्स थोड़ा सा यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिए, बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। और वो पिछले वाले का आंसर जो था उसमें 4 ऑप्शन थे, मैं बता देता हूँ। देखिए मोटे मोटे तौर पे सर ने बता ही दिया था, E = -V × B। उसमें 4 ऑप्शन थे कि E, B and V are parallel like this, है ना, जो बच्चे ने हमें बताया। ठीक है, E and V and B are perpendicular एंड जो है V × B is opposite to E, something like this। इस टाइप के ऑप्शन थे, मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको आंसर पता है, आप वो 4 में से एक पिक हो ही जाएगा, है ना। एक सर ये हो गया अपना कवर। अच्छा सर वो वाला क्वेश्चन अच्छा था, वो जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, एक क्वेश्चन ठीक था, एक क्वेश्चन ठीक था। हाँ क्वेश्चन है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट का एक ठीक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि सारा ही बेकार। हाँ हाँ, इरोडो का क्वेश्चन है, इरोडो का सवाल है, तो आपको थोड़ी खुशी मिलेगी कि चलो इरोडो का क्वेश्चन है। हमें गिवन है एक चार्ज रिंग, हाँ, इस पे चार्ज की वैल्यू गिवन है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ ओके, तो इसका कुछ रेडियस डेटा वगैरह प्रॉपर मेरे पास है नहीं अभी इसका। हाँ, बट हमने मान लिया कि चार्ज हाँ क्यू है और एक स्मॉल क्यू मान लेते हैं बीच में। हाँ, अब इसमें कहा गया है कि एक चार्ज हम इसके सेंटर एसी से नहीं आया बेटा, एसी से पहले पेपर में नहीं था, एक प्लस क्यू, ग्रेविटेशन से भी नहीं था, मैग्नेटिक मैटर से भी नहीं था, सेंटर पे हमने रखा है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई इस रिंग में कितना टेंशन इंक्रीज, टेंशन कितनी इंक्रीज होगी। अगर एक चार्ज क्यू रख दिया जाए सेंटर पे तो उसके कारण पूरी रिंग में टेंशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जैसे जब चार्ज नहीं था तो ऑलरेडी इसमें कुछ टेंशन थी, फिर हमने जब चार्ज को रखा तो थोड़ा टेंशन इंक्रीज कर गया। हाँ। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो डायग्राम बनाऊंगा वो इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग बनाऊंगा बिल्कुल प्रॉपरली। तो जो इंक्रीज हुआ है तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, बहुत छोटा सा, उसका एंगल एसएम से था बेटा, अभी आएगा, एसएम से सवाल था, डी थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो अगर हमारा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दैट इज Q/2πr है, 2πr, तो इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी लैम्डा r d थीटा। पीएन जंक्शन से एक था बेटा, वो कवर कर लिया, पीछे जाके देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। इसके ऊपर हमारे पास चार्ज है। अब बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इजी वे में। तो यहाँ पर जो चेंज इन टेंशन आया है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, तो चेंज इन टेंशन आया है इस चार्ज को रखने की वजह से, तो इसका फोर्स जो है वो इधर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू K Q, और ये DQ अपने पास है, तो मैं DQ डैश लिख देता हूँ अपॉन R स्क्वायर। तो बस हमें ये जो इंक्रीज इन टेंशन वाला पार्ट है ये d θ/2 है, ये एंगल भी d θ/2 होगा, तो ये 90 माइनस d θ/2। तो टेंशन का कंपोनेंट अंदर की तरफ आ जाएगा, डेल्टा टी साइन d θ/2। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 डेल्टा टी साइन d θ/2, ये इंटीजर में था शायद, तो बच्चे स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये अच्छा, ये इंटीजर में था, तो दैट इज इक्वल्स टू हाँ K Q DQ डैश बाय R। तो स्किप भी कर सकते थे, अच्छा सवाल था ये, इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन इंटीजर में था। ऑप्टिक्स से बेटा 2 क्वेश्चन आए थे, हमने कवर कर लिए, एक अपीरेंट डेप्थ वाला आया था, एक प्रिज्म का था, हमने दोनों कवर कर लिए। सर्कुलर मोशन का कर लिया, साउंड से मेरे हिसाब से नहीं था, तो ये यहाँ से आ जाएगा आंसर इसका। हाँ, थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली डेल्टा टी एस्टिमेट हो जाएगा। ठीक है सर, एक बचा है, ये सब हो गया, रिवर्स बायस हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक मीटर ब्रिज हो गया। हाँ। एक कोई क्वेश्चन शायद अपना बचा था,
कैपेसिटर वाला हो गया ना सर? हो गया, कैपेसिटर वाला हो गया। नहीं, मैंने एक बच्चे को बोला था कि क्वेश्चन एसएम वाला सर, एसएम वाला क्वेश्चन, हाँ एसएम का एक बच्चा है। तो एसएम में देखिए सवाल आया था, मैं डेटा मेरे हिसाब से ऐसा है कि एक पार्टिकल एसएम कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड शायद 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, स्पीड है, और एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है ना? मीन पोजीशन से x डिस्टेंस हाँ, पर x फाइंड करना है जब वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए। देखिए तो अगेन बहुत ही हलवा एकदम लप्पू सवाल है ना? वेलोसिटी मैक्स दे रखी है एसएम में, उसके बाद में एम्पलीट्यूड दे रखा है, उसके बाद में x पता करना है जब वेलोसिटी 5 है पार्टिकल की, ठीक है? तो अगेन देखिए अगर आपको v मैक्स दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि v मैक्स होगा a ओमेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है ये आप भूल भी नहीं सकते, a की वैल्यू रख दीजिए 4 तो ओमेगा आ गया यहाँ से 5/2, ठीक है? और v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से मैं तकलीफ क्यों ही उठाऊं कि वैल्यू रखूं, तब भी मैं रख देता हूं। ये 5 है और ये है आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर। हल करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, है ना? तो फल मिलेगा, है ना? फिजिक्स के तो कंप्लीट है सर, लेकिन मतलब सर मजाक हो गया यार ये तो, फिजिक्स में तो फिजिक्स में तो यार हाँ? एक क्वेश्चन इरोडो का भी आया। हाँ एक क्वेश्चन इरोडो का है, एक आया है, लेकिन वो इंटीजर में आया है, तो बच्चा छोड़ सकता है उसको आराम से। हाँ। लेकिन ओवरऑल जो है पेपर, मतलब अगर बच्चे ने शिद्दत से मतलब वो जो अपने वीडियोस आए थे ना सर जेईई मेंस के प्रिपरेशन के टाइम के, अगर उस पे भी उस समय भी 1 महीने टिक के उसको फॉलो कर लिया होता ना, सारे हैं। अभी भी ये है कि हम कह रहे हैं कि सब कुछ एक बार देख जाए, बाकी तो ठीक है सर, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। हाँ ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। अभी हाँ भाई, सो 2-4 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में कर देता हूँ बेटा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई, क्वेश्चन देखिए क्या था, वैसे तो केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस क्या दिए हैं, X एंड Y, तो X प्लस Y पूछा है। यार ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई। CO कितने हैं, 8 6 14 14, NO प्लस कितने हैं 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो 3 + 3, तो X प्लस Y क्या हो गया, 3 + 3, लो आंसर। क्लियर? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि आपको इस तरह कंपाउंड दिए हैं, देखिएगा इसने पूछा है मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इसका आप देखोगे बेटा, तो इसका जो इनॉल बनेगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब इसका इनॉल कंटेंट मैक्सिमम होगा। अगर हम इसको नंबरिंग में कर दें 1 2 3 4, तो इसका जो ऑर्डर होगा इनॉल कंटेंट का 3 सबसे ज्यादा होगा, फिर ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, याद करो एसिटाइल एसीटोन वाला केस है, तो 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड, फर्स्ट के बाद कहाँ होगा 3 के 3, अच्छा तो 2 इसको, ओके सॉरी ये 2 है, ये 2 होगा, 2 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 1, 1 के बाद होगा 3। ये हो गया इनॉल कंटेंट ऑर्डर। कुछ लोग कह रहे हैं इनॉल कंटेंट ऑर्डर पूछा था, कुछ लोग कह रहे हैं मैक्सिमम इनॉल कंटेंट पूछा था, तो जो भी पूछा हो उससे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स कह रहा है विच लिंकेज, ठीक है, इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहला दिया है आपको ऑप्शन पेप्टाइड, पेप्टाइड, दूसरा दिया है आपको फॉस्फेट, फॉस्फेट, तीसरा दिया है ग्लाइकोसाइड एंड चौथा दिया है ईस्टर। आपको अगर जितने बच्चे क्लास में आए होंगे उनको आपको बताया गया था न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, क्लियर? तो अब बोला था जो आरएनए डीएनए होता है उसमें बेटा क्या होता है कि आप समझिए सब अल्फाबेटिकल बहुत ज्यादा है, तो RST ST न्यूक्लियोटाइड्स पूछा है। क्लास में बताया गया था
कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है उसमें दो लिंकेज होते हैं, एक होता है आपको कार्बोहाइड्रेट और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक बेस, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है उसमें फॉस्फेट भी आता है, तो आंसर हो गया फॉस्फेट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छपा छपाया, ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन जल्दबाजी में जल्दी कर गए थे। एक क्वेश्चन बेटा ये जो था इसका ये है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया है, ये है, इसमें पूछा है HBr परऑक्साइड से प्रोडक्ट जो बना इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है। ध्यान से, ये है क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, HBr परऑक्साइड, ध्यान सुनिएगा, तो अगर आप HBr परऑक्साइड का प्रोडक्ट देखोगे तो यहां पे आप देखो कि Br कहां पे अटैक करेगा, तो Br यहां पे जाएगा, H यहां पे जाएगा, जिससे आपके दो कायरल सेंटर डिफरेंट मिलेंगे, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे 2 की पावर 2 4। क्या भाई बात क्लियर? 4 आंसर आ गया, बहुत आसान, एंटी मार्कोनिकॉव रूल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में आपको बता दिए गए हैं। आप ध्यान रखिएगा 6:15 पे हम लोग दोबारा लाइव आएंगे सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके। तो जितने लोगों का पेपर मान लीजिए कि कल है, परसों है, 30 को है, फर्स्ट को, तो वो लोग जरूर लाइव में आए, क्योंकि हो सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीट भी कर जाए। तो आप फिर मिलते हैं 6:15 पे। थैंक यू।